मेरे खानदानी रईस माँ बाप को पता चला कि मैं उनका वो असली बेटा हूँ जो बचपन में कहीं खो गया था, तो वो मुझे वापस लेने के लिए भागे भागे आए। लेकिन भाई तुम्हारा भाई अलग ही स्वैग में, मैंने तो उन्हें सीधा रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास है एक कंजम्पशन सुपर रिबेट सिस्टम। सीधा हिसाब है, जितना पैसा खर्च करो उतना ही डबल होकर वापस मिलेगा। अब उस नकली लाडले को जो खानदान की गद्दी इतनी प्यारी लग रही है ना, मुझे उसकी रत्ती भर भी फिक्र नहीं है। इसलिए जब मेरी सो कॉल्ड बड़ी बहन शू सिन्यान मुझे लेने आई तो उसे लगा था कि मैं खुशी से नाचने लगूंगा, पर मैंने तो उसे बस एक ठंडी लुक दी और शांति से डीएनए टेस्ट कराने के लिए राजी हो गया। टेस्ट सेंटर के बाहर शू साहब यानी मेरे असली बाप पहले से ही इंतजार कर रहे थे। मुझे देखते ही उनका तो जैसे सिस्टम ही हैंग हो गया, क्योंकि मेरी शक्ल उनसे इतनी मिलती है जैसे किसी ने जेरोक्स कॉपी निकाल दी हो। उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, हेलो मैं शु गुआंगजेंग हूँ, तुम्हारा अंकल। पर मैंने बस एक छोटा सा हेलो बोलकर उनकी बोलती पर वहीं ताला लगा दिया। डीएनए टेस्ट के लिए मैंने साफ कह दिया कि भाई मेरे बाल ले लो, मुझे अपनी नसों में सुइयां घुसवाना या गले में वो रुई वाला डंडा डलवाना बिल्कुल पसंद नहीं है। सु साहब को कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्हें तो बस टेस्ट से मतलब था। डॉक्टर भी बड़ा खिलाड़ी निकला, उसने फटाफट सैंपल लिया और बोला कि आधे घंटे में रिजल्ट आ जाएगा। मैंने कहा देखो भाई, जो तुमने कहा था वो मैंने कर दिया, अब मैं जा रहा हूँ। फिलहाल मेरा बस एक ही मिशन है, घर जाना और बिस्तर पर गिरकर घोड़े बेचकर सोना। शू साहब ने मुझे पीछे से आवाज देने की कोशिश की, पर उनकी बेटी शिन्यान ने उनका रास्ता रोक लिया। वो बोली, पापा नियन भाई अभी थोड़ा नर्वस है, आप उसे बस एक छोटा बच्चा समझकर माफ कर दो। एक बार डीएनए रिजल्ट आ जाने दीजिए, फिर देखते हैं। शिन्यान को लग रहा है कि जैसे ही रिपोर्ट आएगी और ये साबित होगा कि मैं शू खानदान का ही खून हूँ, तो मैं पूछ हिलाते हुए वापस उनके पास दौड़ा चला आऊंगा। देखो भाई, ये अमीर घरानों का ड्रामा तो कभी खत्म ही नहीं होता। बूढ़े को लग रहा है कि शू फैमिली जो ऐशो आराम उस शू चियान को दे सकती है, वो मैं 7 जन्मों में भी नहीं कमा पाऊंगा। अब ये महान पिताजी सोच रहे हैं कि जब तक टेस्ट का रिजल्ट न आ जाए, मम्मी और छोटे भाई को कुछ न बताया जाए। उनकी बीवी ने चियान को अपनी आंखों का तारा बनाकर रखा है। अब अगर उसे अचानक पता चला कि उसका लाडला बेटा असल में उसका है ही नहीं, तो भाई साहब मम्मी जी का तो सिस्टम ही हैंग हो जाएगा। आखिर 21 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया है, कोई नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है जो एक झटके में कैंसिल कर दे। पर असली मजा देखो, ये अंकल जी अकेले ही ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि हम दोनों भाई हम साथ साथ हैं वाले प्रेम और राहुल की तरह शांति से रहेंगे। अरे चाचा, पहले मुझसे तो पूछ लो कि मुझे तुम्हारे उस घर में वापस आना भी है या नहीं। और वो चियान, क्या वो इतनी आसानी से अपनी गद्दी छोड़ देगा? खैर, इन लोगों के इमोशनल कचरे से दूर मैं तो हॉस्पिटल से निकला और सीधे टैक्सी पकड़कर अपने किराए के कमरे पर आ गया। मकान मालिक दादी को फोन करके साफ बोल दिया कि नमस्ते आंटी, अगले महीने से मैं यहाँ नहीं रहने वाला, अपना कमरा किसी और को दे देना। फिर क्या, किचन में जाकर अपने लिए डिनर बनाया, खाया पिया और घोड़े बेचकर सो गया, क्योंकि अगले दिन फिर से ऑफिस की गुलामी जो करनी थी। लेकिन भाई मेरी किस्मत तो जैसे फुल ऑन एक्शन मोड में थी। सुबह 6 बजे मेरी नींद किसी अलार्म से नहीं बल्कि सिस्टम के जोरदार धमाके से खुली। नया मिशन मिला है कि आज रात 12 बजे से पहले पूरे 40 लाख रुपए उड़ाने। रिवॉर्ड अभी लॉक है, पर भाई 40 लाख, लगता है आज जरा दिल खोलकर शॉपिंग करनी पड़ेगी। फटाफट घर पर नाश्ता निपटाया और निकल पड़ा मेट्रो स्टेशन की तरफ। भाई साहब, सुबह की मेट्रो की भीड़ देखकर तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएं। भीड़ ऐसी थी कि जैसे पूरे शहर की जनता एक ही डिब्बे में घुसने की कसम खाकर आई हो। मैं तो उस भीड़ में ऐसे फंसा जैसे 2 ब्रेड के बीच में आलू की टिक्की। स्टेशन से बाहर निकलते वक्त ऐसा लग रहा था कि मैं इंसान नहीं बल्कि पिसा हुआ पापड़ बन चुका हूँ। खैर, चैन की सांस ली और अपनी कंपनी की उस ऊंची बिल्डिंग की तरफ कदम बढ़ाए। लिफ्ट पकड़कर 20वीं मंजिल पर पहुंचा, कार्ड स्वाइप किया और शुरू हो गई वही घिसी पिटी ऑफिस वाली जिंदगी। मैं अभी अपनी कुर्सी पर बैठा ही था कि मैं अपनी सीट पर बैठा ही था कि तभी कंपनी का जनरल मैनेजर अचानक हमारे डिपार्टमेंट के दरवाजे पर प्रकट हो गया। बोला, सुनियान भाई जरा मेरे केबिन में आओ। अब मेरे चेहरे पर तो भाई बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क छप गए। मैंने बगल में बैठी ली इनकी तरफ देखा, पर उसे भी कुछ नहीं पता था। अब भाई बॉस ने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ही, वरना अगले महीने की ईएमआई कैसे भरेगी। मैं मैनेजर के केबिन के बाहर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया और अंदर घुस गया। लेकिन वहां का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए। केबिन में जनरल मैनेजर तो कहीं थे ही नहीं, बल्कि वहां सोफे पर टांग चढ़ाकर शू सिंज्ञान बैठा हुआ था। समझ गया भाई, इस रईसजादे ने जनरल मैनेजर के नाम का इस्तेमाल करके मुझे यहाँ जाल बिछाकर बुलाया है। उसने बिना कोई टाइम खराब किए मेरी तरफ एक फाइल का पैकेट फेंका। मुझे पहले से ही पता था कि इस लिफाफे में क्या है, मेरे और उसके बाप का डीएनए टेस्ट। मैंने उसे खोला और देखा तो वही हुआ। बाप बेटे का रिश्ता होने की संभावना पूरे 99.9% थी। रिजल्ट तो मुझे पता चल गया था, लेकिन मैंने साफ कह दिया कि देखो भाई, मुझे तुम्हारे उस अमीर खानदान में वापस आने का कोई शौक नहीं है। सच कहूँ तो मेरी अभी की लाइफ एकदम झक्कास चल रही है और तुम्हारे अचानक मेरी जिंदगी में टपकना मुझे बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा। अब मैं वो छोटा बच्चा नहीं रहा जो मम्मी पापा के प्यार के लिए कोने में बैठकर रोता रहे। अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ और अपनी इस छोटी सी दुनिया में बहुत खुश हूँ। अब हमारे बड़े भाई साहब सिंघान को समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन को कैसे संभाले। उनके हिसाब से तो पूरा परिवार फिर से एक होना चाहिए था, पर मेरी सोच उनसे बिल्कुल अलग थी। मैं तो उन्हें अपना मानने तक को तैयार नहीं था। वो बोले कि तुम मेरे भाई हो और ये एक अटल सच है, इसलिए अपना ये ड्रामा बंद करो और चुपचाप मेरे साथ घर चलो। भाई साहब को लगा था कि मैं उनके पीछे पूंछ हिलाते हुए आ जाऊंगा। वैसे तो वो मेरे पुराने हालातों के बारे में सोचकर दुखी थे, लेकिन आखिर वो ठहरे सु ग्रुप के वारिस, जिन्हें हमेशा ऊपर बैठकर हुक्म चलाने की आदत है। उनकी डिक्शनरी में शायद ना शब्द था ही नहीं। इसलिए जब मैंने उन्हें मना किया तो उन्हें पहली बार अपनी लाइफ में कुछ नया और थोड़ा टेढ़ा एक्सपीरियंस करने को मिल रहा था। दूसरी बार फिर से वही ड्रामा। भाई सच कहूँ तो मैं सुशिन यान के नखरों से बिल्कुल पक चुका था। उसने मुझे मना करने का मौका तक नहीं दिया और अपनी बात कहकर जनरल मैनेजर के ऑफिस से चलती बनी। मैं भी कौन सा वहाँ उसकी आरती उतारने रुकने वाला था। तुरंत ऑफिस से बाहर निकला और अपनी सीट पर आकर काम निपटाने लगा। जैसे तैसे ऑफिस का टाइम खत्म हुआ।
मैंने बिल्डिंग के बाहर ली इनको टाटा बाय बाय बोला और सीधा भागा कंपनी के सामने वाले जिंग शेंग मॉल की तरफ। अब देखो भाई, आम लोग सीधा लग्जरी फ्लोर पर भागते हैं, पर अपना स्टाइल अलग है। मैं सीधा गया 12वीं मंजिल के फूड कोर्ट में। भाई पैसा जेब में हो तो चाल अपने आप बदल जाती है। ऐसा लगता है जैसे पूरा मॉल अपने बाप का है। मैंने एक बढ़िया सा दिखने वाला फैमिली रेस्टोरेंट चुना और खाना आते ही शुरू हुआ वही पुराना चोचला, यानी पहले कैमरे को खिलाओ फिर खुद खाओ। भाई जब तक सोशल मीडिया पर 9 फोटो वाला ग्रिड पोस्ट न हो जाए तब तक खाना हजम नहीं होता। कायदे से फोटो खींचने के बाद मैंने पेट पूजा शुरू की। पेट भर के हॉट पॉट खाने के बाद मैं सीधा पहुंचा लग्जरी फ्लोर पर। कल मैंने टिफनी के गहने और अरमेस का बैग खरीदा था, तो आज बारी थी तीसरी दुकान यानी कार्टियर की। वहां की सेल्स वाली लड़कियों के बीच तो मेरे चर्चे पहले से ही गर्म थे। उनके गॉसिप वाले व्हाट्सएप ग्रुप में खबर फैल चुकी थी कि एक लो प्रोफाइल रईस आया है जो कल दूसरी दुकानों में लाखों लुटा गया था। उन बेचारियों को लगा था कि ये जैकपॉट उनके हाथ से निकल गया और घड़ी वाली दुकान ने बाजी मार ली। पर जब मुझे दोबारा वहां देखा तो उनकी तो जैसे लॉटरी लग गई। मैं बिल्कुल सादा बनकर गया था। कलाई पर बस वही 3000 वाला अरमेस का ब्रेसलेट था, पर मेरा रहस्यमय स्वैग देखकर ही वो समझ गई थी कि ये वही बंदा है जिसने कल 10 मिनट के अंदर 2 घड़ियां खरीदी थी जिनकी कीमत 10 लाख के आसपास थी। वहाँ सियाओ छिंग नाम की एक सेल्स गर्ल तुरंत लपक कर मेरे पास आई और मक्खन लगाते हुए बोली, नमस्ते सर, कार्टियर में आपका स्वागत है। मैंने बस धीरे से सिर हिलाया और उसे फालतू की बकवास करने से मना कर दिया, क्योंकि मुझे खुद अपनी आंखों से देखना था कि इस बार मर्दों के लिए क्या क्या माल आया है। ये हैंड बैग देखने में तो काफी कड़क लग रहा है। मुझे वैसी चीजें पसंद है जो सिंपल और क्लासी हो, ना कि वो जिनमें बड़े बड़े लोगो चिपके हों और चिल्ला चिल्ला कर कहें कि मैं अमीर हूँ। ये वाला एकदम सही है। बेचारी सेल्स गर्ल साउ छिंग का चेहरा थोड़ा उतर गया, क्योंकि इस बैग की कीमत 10,000 से भी कम थी। उसे लगा शायद उसका कमीशन कम हो जाएगा, पर फिर उसे याद आया कि कल मैंने शोरूम में क्या तबाही मचाई थी, तो वो तुरंत अपनी फॉर्म में आ गई और मक्खन लगाते हुए बैग निकाल लाई। बोली, सर आपकी चॉइस तो एकदम झकास है, ये प्योर लेदर है और इसकी चैन भी आप अपनी मर्जी से निकाल सकते हैं। मैंने कहा, ज्यादा ज्ञान मत पेल, बस इसे पैक कर दे। फिर मेरी नजर एक अंगूठी पर पड़ी, लव सीरीज की रोज गोल्ड डायमंड रिंग। इसकी कीमत थी 4,40,000। बैग के 10,000 मिलाकर कुल बिल बना 4.5 लाख। अब साओ चीन की तो बांछें खिल गईं। उसे समझ आ गया कि ये बंदा ऊपर से भले ही शांत दिख रहा हो, पर अंदर से तगड़ा मालदार है। कार्टियर का काम तमाम करके मैं सीधा पहुंचा एलवी के शोरूम। वहाँ के नए कपड़े तो मुझे कुछ खास नहीं लगे, जैसे किसी ने पुराने पर्दे सिल दिए हो, पर वहाँ मुझे एक गोल्ड बॉल वाला मिनी बैग दिख गया जिसका डिजाइन एकदम यूनिक था। मेरी किस्मत देखो, दुकान में आखिरी पीस बचा था जिसे मैंने तुरंत लपक लिया। पर मुझे लगा कि यार पैसे उस रफ्तार से खर्च नहीं हो रहे जैसा मैं चाहता हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी इस नसीली शक्ल को थोड़ा और चमकाया जाए। आखिर अमीर होने के बाद एक हैंडसम बॉय दिखना भी तो जरूरी है ना। मैंने मॉल में महंगे ब्रांड्स ढूंढना शुरू किया और कई सारे फेस मास्क और स्किन केयर सेट्स की झड़ी लगा दी ताकि खुद को थोड़ा पैम्पर कर सकूं। अभी मेरी शॉपिंग खत्म ही हुई थी कि तभी मेरे फोन की घंटी बजी। कोई अनजान नंबर था। मुझे लगा शायद फिर से कोई स्कैम कॉल होगा जो पूछेगा कि सर क्या आपको लोन चाहिए, पर तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आया कि मेरा शॉपिंग वाला टास्क पूरा हो चुका है। लो भाई, सिस्टम ने तो छप्पर फाड़ के दे दिया। मिशन रिवॉर्ड में 3 गुना बोनस मिला है और सीधा 1,20,00,000 मेरे बैंक अकाउंट में टपक गए। साथ ही डिंगसी बिल्डिंग के मालिकाना हक के कागज भी सिस्टम बैग में आ गए हैं। क्या ये वही डिंगसी बिल्डिंग है जो मैं सोच रहा हूँ? कसम से अब तो सबर नहीं हो रहा, जल्दी से उन पेपर्स को देखना है। मैंने फटाफट एक टैक्सी रोज ड्राइवर को सीधा शिन्यूफू चलने को कहा। अभी टैक्सी में बैठा ही था कि फिर से फोन बजने लगा, वही नंबर जिसे मैंने अभी इग्नोर किया था। थोड़ी देर सोचा और फिर कॉल उठा लिया। उधर से आवाज आई, मैं सुशिन्यान बोल रही हूँ। नाम सुनते ही मेरा माथा ठनक गया। भाई मैं कोई उनके खानदान का पाला हुआ नौकर नहीं हूँ जो जब भी ये लोग बुलाएं और मैं नाचने लगूं। उसका मूड खराब है तो इसमें मेरी क्या गलती? क्या मैं कोई डॉक्टर या थेरेपिस्ट हूँ जो उसका नखरा झेलूं? मैंने सीधा फोन काट दिया और उसे ब्लॉक लिस्ट की सैर पर भेज दिया। शांति। उधर कांगड़े हॉस्पिटल में सुसिन्यान के कमरे के बाहर अलग ही ड्रामा चल रहा था। फोन पर आई उस लड़के की भारी आवाज सुनकर उसे समझ आ गया कि उसे ब्लॉक कर दिया गया है। उसका बाप सू फू वहीं खड़ा था और बड़ी उम्मीद से पूछने लगा कि वो कब तक पहुंच रहा है। सुसिन्यान के होंठ कांपने लगे और आखिरकार उसने सच उगल ही दिया कि वो नहीं आएगा और उसने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। अब भला कब तक इस कड़वे सच को छुपाती? सच कहूं तो उस बाप को अपने उस बेटे के लिए रत्ती भर भी प्यार नहीं था, जिससे वो कभी मिला तक नहीं था। और जब उसने सुना कि बेटे ने आने से साफ मना कर दिया है, तो भाई साहब बाप की नजरों में मेरी इज्जत जमीन के भी नीचे धंस गई। उधर शिव सिंह भी चुपचाप खड़ी रही। शायद वो भी सोच रही होगी कि अब जो है सो है। आखिर वो मुझे जबरदस्ती रस्सी से बांधकर तो ले जाने से रही। खैर, इन ड्रामों को पीछे छोड़कर मैं टैक्सी पकड़कर अपने आलीशान ठिकाने यानी शिन्यू हुआफू पहुंच गया। और भाई, अमीर होने का असली मजा तो तब आया जब एलवी स्टोर के कर्मचारी मेरा सारा खरीदा हुआ माल लेकर खुद मेरे घर हाजिर हो गए। जैसे ही वो सेल्स वाले वहां से रफू चक्कर हुए, मैंने चैन की सांस ली और अपना सिस्टम बैकपैक खोला। वहां रखे प्रॉपर्टी पेपर्स को मैंने ऐसे निहारा जैसे कोई गरीब लॉटरी का टिकट देख रहा हो। पेपर्स को वापस ठिकाने लगाकर जैसे ही मैंने अपने फोन की स्क्रीन पर आज का टास्क देखा, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सिस्टम ने हुक्म दिया था कि आज रात 12 बजे से पहले पूरे 60 लाख उड़ाने हैं, और वो भी डीजिन ऑटो सिटी में जाकर। मतलब भाई पैसा है या हाथ का मैल जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और इस बार रिवॉर्ड में मिलने वाला था जनरेशन 3 का अनलॉक। अब ये क्या बला है, ये तो सिस्टम बाबू ही जाने। लेकिन एक बड़ा पंगा था, ये ऑटो सिटी शहर के एकदम कोने में यानी देहाती इलाके में थी। अब अगर ये टास्क पूरा करना है तो ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी। परसों ही तो एक दिन की छुट्टी मारी थी। अब अगर आज फिर से छुट्टी मांगी तो मेरा वो खड़ू सुपरवाइजर मेरी आरती तो उतारेगा नहीं। मैंने सोचा चलो भाड़ में जाए सब, फिलहाल सुबह ऑफिस चलते हैं और दोपहर में कोई ना कोई जुगाड़ बिठा लेंगे। मैं फुर्ती से बिस्तर से उठा, ब्रश किया, मुंह धोया और बढ़िया से कपड़े पहनकर टिप टॉप तैयार हो गया। नए घर से डिंगसी बिल्डिंग जाने के लिए मैंने टैक्सी पकड़ी। जैसे ही मैंने बिल्डिंग के रिसेप्शन हॉल में कदम रखा,
मुझे किसी के चिल्लाने की बड़ी उत्तेजित सी आवाज सुनाई दी। कोई पागलों की तरह चीख रहा था और तेज भागते हुए कदमों की आवाज मेरी तरफ बढ़ती जा रही थी। अरे ये देखो, ये तो डिंगसी बिल्डिंग का प्रॉपर्टी मैनेजर वांग दाफू है। भाई साहब का पेट देख रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे 3 महीने से प्रेग्नेंट हो और बड़ी मुश्किल से मेरी तरफ भागे चले आ रहे हैं। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी और मुझे अचानक याद आया, अरे हाँ, अब तो मैं इस पूरी बिल्डिंग का अकेला मालिक हूं ना। तो ये गोलू मोलू तो मेरे पीछे है। मैंने पूछा, और वांग भाई, सुबह सुबह क्या हालचाल? कोई जरूरी काम है क्या? अब ये बंदा मैनेजर की कुर्सी पर ऐसे ही नहीं बैठा। लोगों की शक्ल और हाव भाव पढ़ना इसे अच्छे से आता है। इसे तुरंत समझ आ गया कि मैं सबके सामने अपनी रईसी का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहता। अमीरों के भी क्या अजीब चोचले होते हैं ना, लो प्रोफाइल रहने का छोटा सा गेम। खैर वो फौरन समझ गया और बात पलटते हुए बोला, वो साहिब, मेरी छोटी भतीजी को ट्यूशन पढ़ाने वाली बात का क्या हुआ? आपने कहा था ना कि आप अपने किसी क्लासमेट से पूछेंगे कि कोई होम ट्यूशन पढ़ाना चाहता है या नहीं। मैंने उसे शाबाश बेटे वाली नजरों से देखा और कहा, हाँ हाँ वांग जी बिल्कुल, आप मुझे व्हाट्सएप पर ऐड कर लो, मैं आपको अपने जूनियर्स के नंबर भेज दूंगा। मैंने अपना क्यूआर कोड उसके सामने किया और उसने बड़ी इज्जत से अपना फोन निकालकर उसे स्कैन किया। मैंने कहा, वांग जी, अब बाकी बातें व्हाट्सएप पर ही होंगी। उसने भी सर हिलाया और मैं अपनी नौकरी की नौटंकी करने के लिए निकल पड़ा। बातचीत में 10 मिनट तो वैसे ही फुस हो गए थे। अब अगर और देर की तो साला ऑफिस में लेट होने पर बायोमेट्रिक पंचिंग मेरी बैंड बजा देगी। मैं सीधा स्टाफ लिफ्ट में घुसा और 20वीं मंजिल पर पहुंच गया। ऑफिस के एरिया में घुसते ही मैंने रास्ते में मिलने वाले हर इंसान को फॉर्मेलिटी वाली नमस्ते की और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। मेरी सीनियर लीइंग ने बड़े जान पहचान वाले अंदाज में मुझे ग्रीट किया। मैं अभी बैठा ही था कि तभी मेरे फोन पर वांग दाफू का मैसेज टपक पड़ा, जिसमें डिंगसी बिल्डिंग की बड़ी। अब यार ये बिल्डिंग के खर्चे और किराएदारों की लिस्ट तो देखो। कुछ नमूने किराएदारों को भारी डिस्काउंट मिल रहा है तो किसी को रेंट लेट देने की छूट। पुराने मालिक के साथ इनका जरूर कोई खास रिश्ता होगा, पर मेरे यहाँ ये भाईचारा और प्यार मोहब्बत नहीं चलने वाला। मैंने तुरंत वंग दाफू को मैसेज पेल दिया कि इस महीने तीसरी तिमाही का किराया 1-1 रुपए के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक टाइम पर चाहिए। जो ज्यादा शाना बने या नखरे दिखाए उसका एग्रीमेंट खत्म करो और लात मारकर नया किराएदार ढूंढो। बेचारा वांग दाफू पहले इन रासुकदारों के सामने भीगी बिल्ली बना फिरता था, पर अब सीन बदल चुका है। अब पूरी डिंगसी बिल्डिंग मेरे अकेले के नाम पर है और वो मेरा राइट हैंड यानी मेरा वजीर है, जो पहले इन लोगों के सामने नौकर की तरह झुकता था। अब वो शेर बनकर सबकी बजाएगा। वांग दाफू ने फटाफट सबको ग्रुप मैसेज भेजकर उनकी खुशियां छीन ली और इधर मैं अपने बोरिंग ऑफिस वाले मोड में वापस आ गया। दोपहर तक काम निपटाने के बाद मैं अपनी छुट्टी की अर्जी लेकर सुपरवाइजर के केबिन में घुस गया। वो मुझे देखकर ऐसे शक्ल बनाने लगा जैसे मैंने उसकी किडनी मांग ली हो और बोला, अरे शाओ भाई, तुम तो आए दिन गायब रहते हो। अभी परसों ही तो 1 दिन की छुट्टी दी थी, अब फिर आधे दिन की छुट्टी चाहिए। ऊपर वाले लीडर्स पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? अब यार इस राइटर की लॉजिक देखो। मैं करोड़ों की बिल्डिंग का मालिक होकर यहाँ इस खूसट की डांट सुन रहा हूँ। मैंने भी फुल सीरियस होकर एटीट्यूड में बोल दिया, देखो बॉस, मुझे बहुत जरूरी काम है, अगर आप छुट्टी मंजूर नहीं करते तो ये पकड़ो मेरा इस्तीफा, मैं अभी नौकरी छोड़ रहा हूँ। मैनेजर को लगा कि मैं शायद मजाक कर रहा हूँ, पर जब उसने मेरी आंखों में वो भाड़ में जाए तुम्हारी नौकरी वाली सीरियसनेस देखी तो समझ गया कि लौंडा पूरी तैयारी के साथ आया है। उसने कहा, देख भाई, मैं तेरी अर्जी तो मंजूर कर रहा हूँ, पर एक बार फिर से सोच ले, हमारी कंपनी में जो सैलरी और सुविधाएं मिलती हैं वैसी पूरी इंडस्ट्री में कहीं नहीं मिलेंगी। अगर तूने अभी छोड़ दिया तो बाद में पछताएगा। अब उसे क्या पता कि मेरे पास इससे बड़े प्लान्स हैं। खैर मैनेजर साहब साइन करते करते भी मुझे पट्टी पढ़ा रहे थे, क्योंकि मेरे जैसा टैलेंटेड और ताबड़तोड़ काम करने वाला इंटर्न उन्हें ढूंढे से भी नहीं मिलता। कायदे से तो मुझे ही सबसे पहले परमानेंट नौकरी मिलने वाली थी। मैंने बस मुस्कुरा छुट्टी का पेपर लिया और ज्यादा बहस न कर ऑफिस से बाहर निकल गया। वहाँ लीइंग मेरा इंतजार कर रही थी। जब उसे पता चला कि मैंने फिर से छुट्टी मार ली है तो उसके तो होश ही उड़ गए। कहने लगी, भाई आजकल के ये 2000 के बाद पैदा हुए बच्चे कुछ ज्यादा ही जिगर वाले नहीं हो गए। मैंने उसे स्टाइल में वो पेपर दिखाया और बोला, अपन की डिक्शनरी में ऐसी कोई छुट्टी नहीं है जो मुझे ना मिले। लीइंग ने भी हार मानकर मुझे अंगूठा दिखा दिया, क्योंकि छुट्टी मांगने के मामले में मेरा कोई तोड़ नहीं था। ऑफिस का टाइम खत्म होते ही मैंने अपनी अर्जी एडमिन डिपार्टमेंट में जमा की और उसे कल मिलते हैं बोलकर वहां से कल्टी मार ली। डिंगसी बिल्डिंग से निकलकर मैंने सीधे टैक्सी पकड़ी और पहुंच गया साउथ कार सिटी। वहाँ के सेल्स वाले बंदे भी उन महंगे शोरूम के सेल्समैन की तरह थे, जो इंसान की शक्ल देखकर उसकी औकात का अंदाजा लगा लेते हैं। मुझे अकेला आता देखकर उन्होंने अपना जासूसी दिमाग दौड़ाना शुरू किया। उनका सोचना था कि ये बंदा अकेला आया है, मतलब खुद के लिए गाड़ी खरीदने आया है। ऊपर से नीचे तक देखा तो हाथ में घड़ी के अलावा कोई बड़ा ब्रांड नहीं दिखा, और वो घड़ी भी असली है या नहीं उन्हें शक था। उन्हें समझ आ गया कि मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, पर मेरे चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, जिसे देखकर उन्हें लगा कि बंदा पूरी तैयारी के साथ आया है। कुल मिलाकर उनके लिए मैं एक ठीक ठाक कस्टमर तो था, पर कोई बहुत बड़ा रेस नहीं। तो भाई, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि भूखे को सूखी रोटी भी पनीर टिक्का लगती है, वैसे यहाँ सेल्समैनों का हाल था। एक बंदा जिसका नाम लीची था, वो लपक कर हीरो के पास आया और बोला, सर मैं फॉक्सवैगन का सेल्समैन हूँ, बताइए कौन सी गाड़ी देखनी है। अब अपने हीरो ने भी फुल टशन में बोल दिया, भाई इस ब्रांड में कोई ऐसी गाड़ी है क्या जो सच में महंगी हो? मुझे तो यहाँ सब सस्ता माल लग रहा है। ये सुनकर लीची के तो जैसे तोते ही उड़ गए। उसे लगा भाई ये बंदा या तो अंबानी का खोया हुआ बेटा है या फिर पागल खाने से भागा है। खैर सेल्समैन था तो पलटी मारने में उस्ताद निकला। उसने तुरंत पूछा, अच्छा सर, तो फिर अपना बजट बता दीजिए, मैं आपको किसी और तगड़े ब्रांड के पास ले चलता हूँ। बेचारा लीची खुद तो गाड़ी नहीं बेच पा रहा था, पर उसने सोचा कि चलो कम से कम दलाली ही खा लेते हैं। अब इस शोरूम वाली दुनिया का एक गंदा राज सुनो, अगर एक ब्रांड का सेल्समैन दूसरे ब्रांड वाले को कस्टमर देता है तो उसे सेल का 0.5% कमीशन मिलता है।
अब आप कहोगे कि भाई ये तो चिल्लर है, लेकिन भाई 6 मिलियन की रकम में ये चिल्लर भी आईफोन दिलाने के लिए काफी है। हीरो ने जैसे ही हाँ बोला, लीची ने फौरन अपने सेल्स वाले ग्रुप में मैसेज डाल दिया, भाइयों 6 मिलियन का मोटा मुर्गा फंसा है, जिसे अपनी किस्मत चमकानी है, जल्दी आ जाओ। अब ग्रुप में तो खलबली मच गई, पर आधे से ज्यादा लोगों को लगा कि लीची का दिमाग सटक गया है, इतने पैसे वाला बंदा फॉक्सवैगन के पास क्या अपनी भैंस चराने आएगा। लीची को इस रिएक्शन की उम्मीद पहले से थी, क्योंकि भाई सेल्स की दुनिया में भी कुछ अतरंगी नमूने भरे पड़े होते हैं। तभी वहाँ वही जवान लड़का आया जिसे अभी थोड़ी देर पहले रॉल्स रॉयस वाले शोरूम से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। बेचारा अभी नया नया था, इसलिए बाकी पुराने पापी सेल्समैनों ने उसे आगे कर दिया। उन्हें लगा कि लीची सबको चूना लगा रहा है और ये 6 मिलियन वाली बात सिर्फ एक फालतू का प्रैंक है। यार ये बड़े शोरूम वाले भी ना शक्ल देख के औकात नापते हैं। जैसे ही हमारे हीरो को देखा, सारे पुराने सेल्समैन पतली गली से निकल लिए और बेचारे एक इंटर्न को आगे कर दिया। वैसे ये कोई पहली बार नहीं था, क्योंकि शोरूम के इन बड़े भेड़ियों ने नियम बना रखा है कि इंटर्न के पास वैसे भी कोई पावर नहीं होती। अब हमारी बेचारी इंटर्न ली, जो यहाँ अपनी किस्मत आजमा रही है, वो बड़े अदब से रोल्स रॉयस वाली तमीज दिखाने लगी। वो बोली, सर आपके बजट में हमारे पास बहुत सी धांसू गाड़ियां हैं। पर अपना हीरो ली की सीधा मुद्दे पर आया। वो बोला, देख भाई, मुझे ब्रांड ब्रांड से घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस मेरे ये 60 लाख रुपए कहीं ठिकाने लग जाए वही बहुत है। चलो दिखाओ क्या माल है। अब ली को वैसे तो इस डील पर जरा भी भरोसा नहीं था, उसे तो बस बलि का बकरा बनाकर आगे कर दिया गया था। पर एक वजह यह भी थी कि लीकी ने पहले उसके साथ थोड़ी इंसानियत दिखाई थी, तो वो भी नहीं चाहती थी कि हीरो यहाँ सबके सामने बेइज्जत हो। लेकिन जैसे ही उसने सुना कि भाई का बजट 60 लाख है, कसम से उसके तो फ्यूज ही उड़ गए। उसे लगा शायद ये कोई छुपा रुस्तम रईस निकला। उसने झेपते हुए पूछा, सर आपको किस टाइप की गाड़ी में इंटरेस्ट है। वैसे हमारी गाड़ियां ज्यादातर बिजनेस क्लास वाली होती हैं, मतलब पावर और स्पीड तो एकदम सुपर कार वाली है, पर लुक एकदम प्रोफेशनल सेठों वाला है। वैसे भी रोल्स रॉयस ज्यादातर वही अमीर बुड्ढे खरीदते हैं जिनकी उम्र हो चुकी है। हीरो ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, अरे भाई, अभी तो बताया कि 60 लाख का बजट है, अब तू ही कुछ बढ़िया सा सजेस्ट कर दे, क्योंकि मुझे इन महंगी गाड़ियों का एबीसीडी भी नहीं पता। वो उसे कुलीनान वाले सेक्शन में ले गई और बोली, अगर आपको चलाकर देखनी हो तो मैं टेस्ट ड्राइव के लिए आपका नाम लिख सकती हूँ। कुलीनान को देखकर हीरो ने पूछा, क्या इससे कुछ छोटी गाड़ी मिल सकती है, क्योंकि भाई इस बात में कोई शक नहीं कि कुलीनान वाकई काफी बड़ी और भारी भरकम चीज है, जिसे संभालना हर किसी के बस की बात। वैसे तो दुनिया के हर लौंडे को बड़ी गाड़ियां पसंद होती हैं, पर भाई अपना सीन थोड़ा अलग है। मैंने ली को साफ बोल दिया कि मैं एकदम अकेला हूँ, कुंवारा हूँ, तो इतनी बड़ी गाड़ी का अचार डालूंगा क्या, मुझे कुछ छोटा और सेक्सी दिखाओ। मेरी बात सुनकर वो मुझे रेत के पास ले गई। भाई साहब वो गाड़ी क्या थी, साक्षात काला जादू। उसकी चमक और वो कतई जहर कर्व्स देखकर तो मेरी आंखों में दिल बन गए। ली भी बड़ी खिलाड़ी निकली, मेरा चेहरा देखकर समझ गई कि मछली जाल में फंस चुकी है। मैंने सीधे मुद्दे की बात छेड़ी कि भाई इसका ऑन रोड प्राइस क्या पड़ेगा, और अगर अभी पेपर साइन करूं तो ये गाड़ी मेरे घर के बाहर कब तक खड़ी होगी। साथ ही मैंने ये भी पूछ लिया कि ये नंबर प्लेट और इंश्योरेंस वाला सारा झमेला तुम लोग ही पालोगे ना, क्योंकि भाई इस शहर में गाड़ी की नंबर प्लेट मिलना मतलब हिमालय पर चढ़ने जैसा मुश्किल काम है। ली ने बताया कि प्राइस तो मेरे चुने हुए फीचर्स पर डिपेंड करेगा, पर बाकी सारा कागजी काम वो खुद संभाल लेंगे। बस एक दिक्कत थी, गाड़ी ऑर्डर पर बनती है तो कम से कम आधा महीना तो लगेगा ही। मैंने कहा चलो ठीक है, इतना तो वेट कर ही लेंगे। मैंने बिना किसी नखरे के बोल दिया कि भाई डन करो, मैं फुल पेमेंट कर रहा हूँ। मेरी ये फुर्ती देखकर तो ली के होश ही उड़ गए। बेचारी को यकीन ही नहीं हुआ कि कोई इतना अमीर हो सकता है। उसने मुझे सोफे पर बिठाया, पानी पिलाया और खुद पागलों की तरह कॉन्ट्रैक्ट लेने भाग गई। अभी मैं शांति से पानी पी ही रहा था कि एक नया नमूना वहाँ टपक पड़ा। खुद को शोरूम का टॉप सेल्समैन वांग जियान बता रहा था। कहने लगा कि ली ये अभी बिजी है तो अब से वो मुझे सर्व करेगा। मैंने पानी का घूंट भरा और मन ही मन बोला, बेटा ये जो तुम दूसरों का क्लाइंट चुराने वाली सस्ती ट्रिक आजमा रहे हो ना, ये मेरे सामने नहीं चलेगी। मैंने सीधे उससे पूछा कि अगर तुम डील क्लोज करोगे तो इस सेल की मेहनत का फल यानी कमीशन किसे मिलेगा। तो देखो भाई, यहाँ वांग जियान नाम का ये शातिर सेल्समैन अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है कि ली की कुछ पर्सनल दिक्कतें हैं, इसलिए वो मुझे अटेंड नहीं कर सकता, और उस बेचारे की गलती का हर्जाना तो उसे भरना ही होगा। मतलब भाई इन लोगों को बस मोटा कमीशन दिख जाए, फिर तो ये अपने बाप को भी बेच दे। मैंने साफ कह दिया कि भाई मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं इंतजार कर लूंगा। पर ये सेल्समैन भी ना, जहाँ पैसा देखते हैं वहाँ बिन बुलाए मेहमान की तरह टपक पड़ते हैं। वांग जियान ने फौरन अपना बैग खोला और कॉन्ट्रैक्ट निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं बस उसे चुपचाप घूरता रहा, जिससे उसकी थोड़ी हालत पतली तो हो रही थी, पर पैसे की भूख बड़ी चीज है भाई। वो हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपना आखिरी पत्ता फेंका और बोला कि वो पुराना स्टाफ है, इसलिए मुझे ली से भी ज्यादा डिस्काउंट दे सकता है। अब आम इंसान को लाखों की गाड़ी पर थोड़ा भी डिस्काउंट मिले तो वो खुशी के मारे नाचने लगेगा, पर उसे क्या पता कि उसका पाला इस दुनिया के सबसे अतरंगी रईस से पड़ा है। भाई मुझे डिस्काउंट की जरूरत ही नहीं है, अगर गाड़ी सस्ती हो गई तो मेरा पैसा उड़ाने वाला मिशन और मुश्किल हो जाएगा ना। ऑथर की लॉजिक की तो ऐसी तैसी, पर मुझे तो बस खर्चा करना है। काफी इंतजार के बाद अपना असली सेल्समैन ली वापस आया। बेचारा पसीने से लथपथ था। उसने आते ही माफी मांगते हुए कहा कि सुशाओ मुझे माफ कर दीजिए, मैनेजर ने मुझे काम के बहाने रोक लिया था, इसलिए आपको इंतजार करना पड़ा। अब मैनेजर की चालाकी तो मुझे समझ आ रही थी, पर इस बेचारे को कौन समझाए। मना करने का तो सवाल ही नहीं था, लेकिन जैसे ही ली ने मेरे बगल में खड़े वांग जियान को देखा, उसके चेहरे का रंग ऐसे उड़ गया जैसे बिरयानी में इलायची आ गई हो। उसने बड़े प्यार से पूछा, वांग भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो। अब पूछ तो वो ऐसे रहा था जैसे उसे पता ही ना हो कि वांग यहाँ कमीशन की खुशबू सूंघ कर आए। वांग भी कम खिलाड़ी नहीं था, बोला अरे वो भाई का थोड़ा टाइम पास कर दूं। अब तुम आ गए हो तो मैं यहाँ काफी देर से अकेले इंतजार कर रहे, तो सोचा थोड़ा टाइम पास कर दूं। भाई को पता था कि मैं उसका क्लाइंट नहीं बनने वाला, इसलिए वो वहां से खिसक लिया। मैंने सीधे मुद्दे की बात की और कहा, देखो भाई मेरे पास फालतू टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट तैयार है तो लाओ,
अभी साइन मारते हैं। असल में मेरे दिमाग में वो 6 मिलियन घूम रहे थे जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। मैंने अभी इंटरनेट पर सर्च किया था कि लड़कों के लिए 1 मिलियन के आसपास कौन सी धांसू गाड़ी सही रहेगी, और फिर सोचा कि इसके बाद सीधा पोर्से के शोरूम जाकर उसे भी लपेट लूंगा। ली एक कंपनी का, एक मेरा और एक वकीलों का। उसने कहा सर देख लीजिए, ये कोई दिक्कत हो तो बता देना। जैसे ही मैंने कागज हाथ में पकड़े तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। वो बोला मालिक क्या मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को स्कैन कर। मैं भी पहली बार गाड़ी खरीद रहा था और मुझे डर था कि कहीं ये सेल्स वाले मुझे चूना न लगा दें। मुझे नहीं पता था कि मेरे सिस्टम में ये जासूसी वाला फीचर भी है। मैंने भी मन कहा भाई बिल्कुल हो गया, स्कैन खत, कॉन्ट्रैक्ट एकदम साफ है, कोई झोल नहीं है, आप बेफिक्र होकर साइन पेल सकते हो। ये सुनकर मेरे चेहरे पर एक वाली मुस्कान आ गई। कम से कम अब मेरे चेहरे पर एक सातिर वाली मुस्कान आ गई। कम से कम अब मुझे इन लोगों से माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। फिर मैंने अपने बैग से पेन निकाला और आखिरी पेज पर अपने शाही ऑटोग्राफ दे दिए। साथ ही अंगूठे का निशान भी लगा दिया ताकि बाद में ये लोग पलट न सकें। ली ने भी फटाफट एजेंट वाली जगह पर अपने साइन चिपका दिए। अब भाई मेरा मन अभी भरा नहीं है, मुझे 50 लाख के आसपास वाली एक और गाड़ी लेनी है, क्योंकि आज का जो 60 लाख का खर्चा करने का टारगेट है उसमें अभी भी 5 लाख की कमी पड़ रही है। मतलब समझ रहे हो, आम इंसान संडे को धनिया फ्री में मांगता है और ये भाई 60 लाख उड़ाने का कोटा पूरा करने के लिए छटपटा रहा है। सेल्स वाली लड़की ली की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने सोचा अभी अभी इस बंदे ने 55 लाख की रोल्स रॉयस की खरीदी है और अब इसे एक और गाड़ी चाहिए। हालांकि ये वाली गाड़ी पिछली वाली से 10 गुना सस्ती थी, पर उनके शोरूम के हिसाब से तो ये भी तगड़ा माल था। लड़की ने मक्खन लगाते हुए कहा सर अगर आपको मर्दों वाली धाकड़ सवारी चाहिए तो मैं आपको पोर्स सजेस्ट करूंगी। उन्हें की गाड़ियां लड़कों को बड़ी कूल लगती हैं। वहाँ आपको काइन मिल जाएगी जो 10 लाख के बजट में एकदम फिट बैठेगी। ये सुनते ही मेरी आंखों में वैसी ही चमक आई जैसी फ्री के खाने को देखकर आते। मैंने 55 लाख वाला वो रोल्स रॉयस का कीमती कॉन्ट्रैक्ट ऐसे मोड़ा जैसे कोई रद्दी का कागज हो और उसे अपने बैग में ठूस कर से सीधे पोर्स के शोरूम की तरफ निकल पड़ा। अब देखो भाई, रईसी की खबर जंगल की आग से भी तेज फैलती है। रोल्स रॉयस वाली सेल्स टीम ने पहले ही अपने गुपचुप सेल्स वाले व्हाट्सएप ग्रुप में खबर फैला दी थी कि एक मोटा मुर्गा, मेरा मतलब है एक करोड़पति ग्राहक मार्केट में निकला है। तो जैसे ही मैंने पोर्स के शोरूम में कदम रखा, वहाँ की गोल्ड मेडलिस्ट सेल्स गर्ल लिलित ने मुझे ऐसे घेरा जैसे की मिठाई को घेरती है। उसकी आवाज में इतनी मिठास थी कि मुझे लगा कहीं मुझे सुनते सुनते ही शुगर ना हो जाए। वह बड़े प्यार से बोली नमस्ते सर, मैं लिलित हूँ, आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। मैंने शोरूम के बीचों बीच खड़ी उस सफेद रंग की चमचमाती गाड़ी को देखा जो काफी क्लासी लग रही थी। मैंने उसकी तरफ इशारा करके पूछा वो जो सफेद वाली खड़ी है वो कौन सी बला है। लिलित ने दांत दिखाते हुए कहा सर आप बहुत पारखी नजर वाले हैं, ये हमारी क्लासिक व्हाइट काइन है। सेल्स वाली लड़की चहकते हुए बोली सर ये हमारी सबसे हॉट सेलिंग कार है, जवान लड़कों की तो ये पहली पसंद है, क्या आप टेस्ट ड्राइव लेना चाहेंगे? मैं अभी सेटिंग करवा देती हूँ। उसकी आंखों की चमक देखकर मुझे समझ आ गया कि उसे अपनी मोटी कमीशन की खुशबू आ गई है। वैसे इस गोल्डन व्हाइट मॉडल का लड़कों के बीच इतना क्रेज क्यों है, ये इसे पास से देखकर साफ पता चलता है। मैंने सीधे मुद्दे की बात की, टेस्ट ड्राइव की फुर्सत नहीं है, बस ये बताओ कि गाड़ी अभी मिल जाएगी या फिर बाकी शोरूम की तरह महीनों का इंतजार करना पड़ेगा। देखो भाई मैं रहता हूँ शिन्यू हुआफू जैसी रईस जगह पर, और वहाँ से ऑफिस जाने के लिए मेट्रो के धक्के खाना या टैक्सी का इंतजार करना मेरे बस का नहीं है। वहाँ हर बार सवारी ढूंढना एक बड़ा सिर दर्द है। वो एक्साइटेड होकर बोली सर आप तो बड़े किस्मत वाले निकले, आज ही एक गाड़ी स्टॉक में आई है। खबर तो हमने बाहर फैला दी थी, पर अगर आप लेने को तैयार हैं तो मैं अभी मैनेजर के पास जाकर ये गाड़ी आपके नाम करवा दूंगी। आखिर उसे भी तो अपनी सेल क्लोज करनी थी। मैनेजर को भी पता है कि गाड़ी को शोरूम में खड़ा करके उस पर धूल जमाने से अच्छा है कि उसे किसी रईसजादे को तुरंत चिपका दिया जाए। खड़ी गाड़ी खराब होने का डर भी तो रहता है, इसलिए माल बेचना ही असली समझदारी है। मैंने भी फुल एटीट्यूड में कहा ठीक है जाओ बात कर लो। मैं आया तो इसी गोल्डन व्हाइट को देखने था, पर अब असली माल सामने खड़ा है तो मुझे ये पसंद आ गई है। अब ये गाड़ी पहले चाहे किसी के लिए भी आई हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब ये मेरी है। जी सर आप बस 2 मिनट बैठिए, वो खुशी से पागल होकर बोली और जाते जाते लिली को आवाज लगाई लिली सर के लिए बढ़िया सा पानी लाओ, और खुद तेज कदमों से मैनेजर की केबिन की तरफ भाग गई। अब जितनी देर मैं वहाँ सोफे पर पैर पसार कर बैठा रहा, शोरूम के आधे लोग तो मुझे ही ताड़ रहे थे, कुछ मेरी पहचान जानने के लिए बेताब थे, तो कुछ को जलन हो रही थी कि क्या ये लौंडा सच में इतनी महंगी गाड़ी अफोर्ड कर सकता है। वहीं कुछ लड़कियां तो अपनी तिरछी नजरों से मुझ पर डोरे डालने की सोच रही थी। शायद मन ही मन मुझे अपना अगला शिकार मान चुकी थी। लेकिन जैसे ही मैंने फोन चलाने के लिए हाथ उठाया, मेरी उंगली में चमकती टिफनी टी सीरीज की हीरो वाली अंगूठी देखकर वहाँ खड़े लोगों के गुर्दे फेफड़े सब बाहर आ गए। भाई 3.5 लाख की अंगूठी जो बंदा हाथ में ऐसे ही लटकाए घूम रहा हो, वो कोई मामूली भिखारी तो होगा नहीं। इधर हमारी ललित मैडम भी हाफते हुए भाग कर आई, हाथ में कॉन्ट्रैक्ट के कागजात थामे। कहने लगी सु साहब मैनेजर मान गए, ये सफेद पोर्स काइन अब आपकी होने वाली है, ये रहे कागजात। मैंने भी टशन में कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा और अपने मुफ्तखोर सिस्टम से स्कैन करवा लिया कि कहीं ये इंश्योरेंस और नंबर प्लेट के चक्कर में मेरा काट तो नहीं रहे। लिलित बोली सर आप फिक्र मत करो, सारा तामझाम हम खुद संभाल लेंगे। बस फिर क्या था, मैंने भी स्टाइल से साइन मारे और अंगूठे का निशान टिका दिया। फिर हम पहुंचे कैशियर के पास। मैंने अपना चमचमाता सिस्टम वाला ब्लैक गोल्ड कार्ड निकाला और स्वाइप कर दिया। पेमेंट तो तुरंत हो गई, लेकिन चूंकि खर्चा 60 लाख की लिमिट पार कर गया था तो सिस्टम ने मेरे पर्सनल खाते से भी 33 लाख और उड़ा दिए। खैर रात के 12 बजने से पहले 60 लाख खर्च करने का टास्क पूरा हुआ और बदले में मिला 4 गुना कैशबैक, यानी सीधा 2 करोड़ 40 लाख रुपए सीधे मेरे अकाउंट में। साथ ही साउथ सिटी के उस पुराने शहर की प्रॉपर्टी के कागजात भी सिस्टम के झोले में आ गिरे। भाई साहब ये सिस्टम तो आजकल मुझ पर कुछ ज्यादा ही प्यार लुटा रहा है। अब तो बैंक बैलेंस भी लगभग 10 करोड़ पहुंचने वाला है और अभी तो मेरी उस आलीशान बिल्डिंग का महीने का किराया आना बाकी है।
अगर ये सारा किराया टाइम पे आ गया ना तो तुम्हारा भाई रातों रात सीधा अरबपति बन जाएगा। और भाई ये सिस्टम की मेहरबानी देखो, इसने मुझे इस पूरे चिवो शहर की सारी जायदाद का मालिक बना दिया है। मतलब अब बस बैठ के नोट छापने और कुछ नहीं। सच्ची बोलूं तो अब नौकरी छोड़ने का जो ख्याल है ना वो एकदम टॉप लेवल पर पहुंच चुका है। तभी ललित अपनी उस शक्कर जैसी मीठी आवाज और कातिल मुस्कान के साथ मुझसे बोली, सर कागजात तैयार करने में करीब 1 घंटा लगेगा, आप यहीं रुकेंगे, ये 1 घंटे बाद आएंगे, या फिर आप अपना फोन नंबर दे, 2 काम पूरा होते ही मैं आपको कॉल कर दूंगी। मैंने कहा अरे कोई टेंशन नहीं है, मैं यहीं बैठ के इंतजार कर लूंगा, बस 1 घंटे की ही तो बात है, तब थोड़े शॉर्ट वीडियो देख लूंगा और टाइम पास हो जाएगा। लिलित कॉन्ट्रैक्ट लेकर वहां से चली और देखते देखते आंखों सो जलेगा। मैं अपनी कॉन्ट्रैक्ट जगह पर बैठ गया और टाइम पास के लिए फोन निकाल लिया, पर अपनी पुरानी जगह पर बैठ गया और टाइम पास के लिए फोन निकाल लिया, पर अभी मैंने ढंग से फोन चलाना शुरू भी नहीं किया था कि एक अननोन नंबर से कॉल आ गया, पर अगले ही सेकंड फिर से उसी नंबर से घंटी बजने लगी। अब मजबूरी में फोन उठाना ही पड़ा। उधर से आवाज आई, हेलो सुन्यान भाई तू है कहाँ? ये शू शिन्यान थी। कसम से ये बंदी तो पीछे ही पड़ गई है जैसे कोई पुरानी फिल्म का साया हो। मैंने झाड़ते हुए बोला, मैं कहीं भी रहूं, तुझे क्या पंचायत है, फोन क्यों किया? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि जब वो दूसरा वाला लड़का सूचियान इस असली और नकली बेटे वाले ड्रामे की वजह से पहले से ही सदमे में है, तो ये लोग मुझे वापस घर बुलाने के लिए इतने उतावले क्यों हैं? मैंने 10 बार साफ साफ बोल दिया है कि मुझे उस घर में वापस नहीं आना, पर लगता है इन लोगों के कान पर जू तक नहीं रेंगती। वो उधर से चिल्लाने लगी, छियान तेरी वजह से बेहोश हो गया है क्या, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? वो बेचारा अस्पताल में पड़ा है और तू बाहर गुलछर्रे उड़ा रहा है। भाई ये सुनकर मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। मैंने बस इतना ही कहा, हेलो दिमाग का इलाज कराया है या फिर पैदाइशी पागल है तू? अब भाई ये शुकियान बेहोश हो गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? मतलब हद है यार। मैं तो पूरे सीन में एक बार भी उसके सामने नहीं गया, फिर भी सारा ठीकरा मेरे ही सर पर फोड़ रहे हो। अपनी गलती मानने के बजाय मुझ पर चिल्ला रहे हो। थोड़ा खुद के दिमाग का भी इलाज करवा लो। तुम लोगों से एक छोटा सा राज छुपाया नहीं गया और बेचारे को ऐसा झटका दिया कि वो सीधा जमीन चाटने लगा। और क्या पता तुम लोगों ने उसे ढंग से खाना पीना भी ना दिया हो, बेचारा कुपोषण या खून की कमी से गिर गया होगा। पर नहीं, तुम्हें तो बस मुझे ही विलेन बनाना है। शुकियान तुझे क्या लगता है मैं क्या कोई सस्ता एक्टर हूँ जो तेरी इन फालतू बातों में आ जाऊं? मेरी तगड़ी क्लास लगाने के बाद वो बंदा एकदम सन्नाटे में चला गया, क्योंकि उसे भी पता है कि लॉजिक के मामले में उसका बाप मैं हूँ। जब मैं वहां था ही नहीं तो उसकी हालत का जिम्मेदार मैं कैसे हुआ? शुकियान को भी अब लग रहा था कि उसकी कहानी की स्क्रिप्ट में बड़े बड़े छेद हैं। खैर मैंने साफ कह दिया कि अगर बस यही रोना रोने के लिए फोन किया है तो बेटा फोन रख और कट ले। इसके बाद मैंने उसे सीधा ब्लैकलिस्ट वाली वीआईपी टिकट थमा दी। अब देखते हैं उसके पास नए सिम कार्ड ज्यादा है या मेरी ब्लैकलिस्ट में जगह है। अभी फोन रखा ही था कि बगल से जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी, जैसे मैंने कोई ऑस्कर जीतने वाली स्पीच दे दी हो। मैंने मुड़कर देखा तो वहाँ एक बड़ी ही चमकती धमकती और स्टाइलिश मैडम खड़ी थी। कसम से ऐसी अतरंगी बंदी अगर पहले कहीं देखी होती तो मुझे पक्का याद रहती। वो एकदम कातिलाना स्माइल के साथ मुझे देख रही थी। वो 3 ही कदम में चलकर मेरे सामने आकर बैठ गई। कहने लगी, मेरा नाम लियो क्विंकिंग है, तुम्हारा क्या है? अभी जो तुमने फोन पर सबकी फाड़ के रख दी ना, वो परफॉर्मेंस देखकर तो मैं तुम्हारी फैन हो गई और अब मुझे तुमसे जान पहचान बढ़ानी है, मिस हुई हूँ। अरे ओ मैडम, इतना भी मत चौंको मेरी फुर्ती देख के। सालों तक जो मैंने दुनिया वालों के पिछवाड़े लाल किए हैं उसके आगे ये कुछ नहीं है। मुझ जैसे अनाथ को अगर दुनिया के इस जंगल में जिंदा बचकर निकलना है तो हाथ पैर तो मारने ही पड़ेंगे ना, वरना ऊपर वाला कभी का बुलावा भेज देता। तभी लियू किंग किंग अपना दांत चियारते हुए खुद का ही मजाक उड़ाए और पूछती है, वैसे तुम यहाँ गाड़ी खरीदने आए हो या? अरे यार मैं भी कितनी पागल हूँ, शोरूम में लोग छोले भटूरे खाने तो आएंगे नहीं। वैसे तुमने कोई गाड़ी फाइनल की क्या? अगर कंफ्यूज हो तो तुम्हारी ये नई दोस्त तुम्हारी मदद कर सकती है। मुझे गाड़ियों की रग रग का पता है, मेरा नॉलेज एकदम सिस्टम फाड़ है, पर अपना हीरो तो भाई अलग ही स्वैग में है। उसने कहा, ज्यादा दिमाग मत लगा, गाड़ी ले लिए, बस अब पेपर वर्क और कागजों का इंतजार कर रहा हूँ। लियू की तो आंखें फटी की फटी रह गई। अरे वाह, कौन सी गाड़ी ली भाई? बताओ बताओ, मुझे भी नई गाड़ी लेनी है पर समझ नहीं आ रहा क्या लूं। तुम्हारी पसंद देखकर मुझे भी थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। मैं एकदम सीरियस चेहरा बना कहा, क्लासिक व्हाइट, और कसम से अगर मेरे चेहरे पर वो कमीनी वाली हंसी नहीं होती तो वो पक्का यकीन कर लेती। लियू बेचारी सकपा गई और बोली, अरे यार क्लासिक व्हाइट वो तो ऑफिस वाले बोरिंग अंकल लोगों के लिए होती है, मुझ जैसी कूल लड़की पे वो बिल्कुल सूट नहीं करेगी। उसे भी बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये बंदा जो अभी थोड़ी देर पहले ज्वालामुखी की तरह फट रहा था, उसने इतनी शरीफों वाली गाड़ी कैसे चुन ली। सच में दोस्तों, शक्ल पे मत जाना, ये बंदा क्या आइटम है किसी को नहीं पता। अब लियू को लगा कि गाड़ी वाली बात तो फुस हो गई, तो उसने नया जाल फेंका, सुनो तुम्हारी गाड़ी के कागजात कब तक तैयार होंगे? आज रात को पहाड़ी रास्तों पर एक जबरदस्त रेसिंग होने वाली है, क्या तुम्हारा मन है वहां चलने का? पर मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। मैंने तुरंत उसके अरमानों पर पानी फेरते हुए कहा, नहीं भाई, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी मैं इतना भी बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ कि किसी ऐसी लड़की के साथ रेस पर निकल जाऊं जिसका नाम तक मुझे नहीं पता कि असली है या बस चूना लगा रही है। बंदी भी एकदम ढीठ थी, हार नहीं मानी। बोली, अरे यार अगर तुम्हें रेसिंग नहीं आती तो टेंशन मत लो, तुम बस बगल वाली सीट पर बैठ के मुझे चीयर करना, भरोसा रखो। मैं कोई वैसी लड़की नहीं हूँ, अगर देर हो गई तो मैं खुद अपनी गाड़ी से तुम्हें घर छोड़ दूंगी। तुम्हें क्या लगता है कोई भी नॉर्मल लड़का? भाई मैंने तो सीधा मुंह पर बोल दिया कि क्या मैं पागल दिखता हूँ जो किसी भी राह चलती अजनबी लड़की के साथ अपनी गाड़ी भगाता फिरूंगा। मेरी इतनी साफ और कड़वी बात सुनकर लियू क्विंग क्विंग का तो जैसे सिस्टम ही हैंग हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे, पर शायद उसे मेरी बात में लॉजिक नजर आ गया। मतलब अपनी पूरी लाइफ में उस बंदी को आज तक किसी लड़के ने इतने गंदे तरीके से रिजेक्ट नहीं किया था, और अजीब बात देखो, अब उसे मुझ में और ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। वाह भाई, ये तो वही बात हो गई कि जो भाव न दे उसके पीछे पूरी दुनिया पागल। खैर उसने हार नहीं मानी और बोली, चलो तुम्हारी परेशानी जायज है, पर अगर रेसिंग नहीं तो क्या हम दोस्त नहीं बन सकते? कम से कम अपना वीचेट तो दे दो। अब मैं फालतू की पंचायत नहीं करना चाहता था तो चुपचाप फोन निकाला।
QR कोड स्कैन किया और उसे चलता किया। मिंग न्यानबाई का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते ही वो तो ऐसे खुश हुई जैसे उसे कोई लॉटरी लग गई हो। जाते जाते फिर वही रटा रटाया डायलॉग मार गई कि अगली बार पक्का रेस करेंगे। भाई इन रईसजादों के लिए रेसिंग करना तो वैसे ही है जैसे हमारे यहाँ शाम को मोमोज खाना हर 2-4 दिन में इनका शुरू हो जाता है। पर मुझे पता था कि हम दोनों अलग दुनिया के लोग हैं, तो आगे मिलने का चांस बिल्कुल 0% है। करीब 40 मिनट तक मैं वहाँ वेटिंग एरिया में बैठा अपनी किस्मत को कोसता रहा। तब जाकर वो लिलित मैडम अपनी लंबी हिल्स मटकाते हुए वापस आई। बोली, मिस्टर सू, आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट और सारे कागजात रेडी हैं। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप अभी अपनी सवारी लेकर सड़क पर आग लगा सकते हैं। मैंने एक चाबी अपने बैग में डाली और दूसरी हाथ में लेकर तसल्ली से सारे बिल और डॉक्यूमेंट चेक करने लगा कि कहीं इन शोरूम वालों ने मुझे चूना तो नहीं लगा दिया। जब सब कुछ एकदम टकाटक निकला उसके बाद ही मैंने सारे पेपर्स को मैंने अच्छे से फाइल में सेट कर दिया और चैन की सांस ली। चलो भाई, अपना काम तो हो गया। अब इस सेल्स वाली बंदी को थैंक यू बोलकर मैं अपनी नई चमचमाती कार लेकर वहां से निकलने ही वाला था। आखिर अब भाई के पास खुद की सवारी है तो ऑफिस आने जाने में उन खटारा बसों और ऑटो वालों के नखरे नहीं झेलने पड़ेंगे। लग्जरी लाइफ की शुरुआत हो चुकी थी। पर जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की सोची मेरे फोन की घंटी बज उठी। स्क्रीन पर एक अननोन नंबर चमक रहा था। कसम से मेरा दिमाग सीधा उस चिपकुसु शिंगान पर गया। मुझे लगा पक्का उस नमूने ने किसी का फोन मांगकर मुझे टॉर्चर करने के लिए कॉल किया होगा। मैंने फोन को तब तक बजने दिया जब तक वो खुद ही चुप नहीं हो गया। पास खड़ी लिलित ने भी उस नंबर को गौर से देखा। उसे शायद नंबर कुछ जाना पहचाना लगा, पर बेचारी सेल्स वाली लड़की थी तो अपनी चोंच बंधी रखी। जब दूसरी बार फोन बजा तब जाकर मैंने उसे उठाया। सामने से एक भारी आवाज आई, हेलो, क्या मेरी बात सुनियान भाई जी से हो रही है? चलो शुक्र है ये उस शिंगान की मनहूस आवाज नहीं थी, वरना मैं वही फोन फोड़ देता। फोन पर कोई वो युतंग था जो इस पूरे ऑटो सिटी का करता धरता यानी मैनेजर था। उसे खबर मिल गई थी कि अब इस पूरी जमीन और बिल्डिंग का नया बाप मेरा मतलब है, नया मालिक मैं हूँ। जुलाई का महीना चल रहा था और तीसरे क्वार्टर का किराया भरने का टाइम आ गया था। बेचारा वो युतांग अंदर से बुरी तरह डरा हुआ था कि कहीं नया मालिक आते ही उसे यहाँ से लात मारकर बाहर न निकाल दे या कोई नया ड्रामा शुरू न कर दे। इसीलिए उसने बिना देर किए मुझे फोन घुमा दिया। मैंने भी उस कूल होकर समझाया कि देखो भाई, मालिक बदलने से तुम्हारा रेंट एग्रीमेंट खत्म नहीं होता। अब से पुराने मकान मालिक की जगह किराया सीधे मेरे जेब में यानी मेरे अकाउंट में डाल देना। मैंने उसे साफ कह दिया कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बस टाइम पर पैसे पहुंचा देना। साथ ही मैंने उसे एक हल्की सी वार्निंग भी दे दी कि तुम्हारा एग्रीमेंट जल्द ही खत्म होने वाला है, तो अगर आगे भी यहाँ टिके रहने का इरादा है तो 1 महीने पहले ही मुझे इन्फॉर्म कर देना। आखिर इतनी बड़ी जगह है, अगर वो भाई खाली करके जाते हैं तो मुझे नया किराएदार ढूंढने के लिए टाइम तो चाहिए ही होगा। रेंट का नुकसान अपन को बिल्कुल पसंद नहीं है भाई। देखो भाई, अब नए किराएदार ढूंढना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो पुराना वाला ही रिन्यू करेगा ना। वो युतांग को मेरी बातें सुनकर समझ आ गया था कि मैं उन खड़ूस मकान मालिकों में से नहीं हूँ जो बात बात पर कलेश करते हैं। पर वैसे भी जो बंदा चुपचाप पूरी की पूरी कीवो सिटी की जायदाद अपनी जेब में लेकर घूम रहा हो, उसे महीने के 50 करोड़ के रेंट से क्या ही फर्क पड़ेगा। जी हाँ, आपने सही सुना, महीने का 50 करोड़ मतलब साल के पूरे 600 करोड़। अब भाई ये कीबो सिटी शहर से थोड़ी दूर तो है और भीड़ भी कम है, पर जगह इतनी बड़ी है कि सारे रईस लोग अपनी चमकती गाड़ियां लेने यहीं आते हैं। मैंने उसे साफ कह दिया कि भाई देख, रेंट के कागजात और बैंक की डिटेल्स तेरे पास हैं, बस हर महीने की 5 तारीख से पहले पैसा मेरे अकाउंट में टपक जाना चाहिए। बेचारा वो युतांग इतना डर गया था कि उसने तुरंत हाँ कर दी। उसे मेरी आवाज से लग तो रहा था कि मैं काफी जवान हूँ, पर भाई के जलवे के आगे उसकी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने भी ज्यादा भाव नहीं दिया और फोन काट दिया, क्योंकि इस फालतू की बकवास के चक्कर में मेरे 10 मिनट बर्बाद हो गए थे और मुझे गाड़ी चलानी थी। दूसरी तरफ लियू किंकिंग ने भी अपनी गाड़ी पसंद कर ली थी, पर शोरूम वालों के पास अभी कोई गाड़ी तैयार नहीं थी। बेचारी को 15 दिन का इंतजार करने को बोल दिया गया। जब वो बाहर आई और उसने मुझे न्यान भाई कहकर बुलाया तो एक सेकंड के लिए तो मैं भी हक्का बक्का रह गया। फिर याद आया कि अरे, ये तो मेरा ही नाम है जो मैंने इसे बताया था। मैंने सोचा चलो ठीक है। लियू मैडम अब थोड़ा फ्रैंक हो रही हैं, कहती है मुझे लियू किंकिंग या फिर प्यार से किंकिंग दीदी बुला सकते हो। उस औरत ने मेरे सामने ऐसा सेक्सी पोज मारने की कोशिश की कि मुझे अपनी कल रात की बिरयानी बाहर आती हुई महसूस हुई। मैंने सोचा भाई यहाँ से कल्टी मारना ही बेहतर है, वरना ये अपनी अदाओं से मेरा कत्ल कर देगी। अपना सामान उठाया और पोर्ट शोरूम से 9-11 हो गया। बाहर स्टाफ मेरी क्लासिक सफेद काइन को नीचे उतार रहा था। सच बोलूं तो ये गाड़ी मर्दों की पहली पसंद क्यों है, ये मुझे इसे देखते ही समझ आ गया। पहली नजर वाला प्यार हो गया था बॉस। जब मैं ड्राइविंग सीट पर बैठा तो ऐसी फीलिंग आई जैसे मैं किसी परियों की कहानी का हैंडसम राजकुमार हूँ। हालांकि शक्ल से तो मैं विलेन भी नहीं लगता। वैसे तो लाइसेंस मिलने के बाद मैंने गाड़ी को छुआ तक नहीं था, पर थोड़ी ही देर में मेरा अंदर का ड्राइवर जाग गया और मैं एकदम मजे में गाड़ी चलाते हुए सीधा शिन्यू वाफू पहुंच गया। गेट पर अपना नंबर रजिस्टर करवा दिया ताकि अगली बार से ये गार्ड लोग मेरा सिर ना खाएं और मुझे बार बार एंट्री ना करनी पड़े। विला नंबर 1 की अंडरग्राउंड पार्किंग में गाड़ी घुसाई और 3-4 बार आगे पीछे करने के बाद आखिरकार रिवर्स पार्किंग में झंडे गाड़ी दिए। घर पहुंचते ही मेरा फोन ऐसे चिल्लाने लगा जैसे मोहल्ले में क्लेश हो गया हो। वीचैट मैसेज और अनगिनत मिस्ड कॉल्स की लाइन लगी थी। एक अनजान नंबर से आए मैसेज को खोलकर देखा तो समझ आया कि ये मेरे उस महान सगे बाप का है जिसकी शक्ल तक मैंने आज तक नहीं देखी। उसके मैसेज लिखने के अंदाज से ही मैं उसकी चिड़ी हुई शक्ल का अंदाजा लगा सकता था, जिसने पूरी जिंदगी मुझे पालने के लिए एक ढेला नहीं दिया। वो अब मैसेज पर अपनी भड़ास निकाल रहा है और मुझ पर ही हुक्म चला रहा है। मैंने भी ज्यादा लोड नहीं लिया और सीधा डिलीट और ब्लॉक वाली सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। तो अब ये खानदान वाले चाहते हैं कि मैं खुसट बुड्ढे की बर्थडे पार्टी में आऊँ, और इनका मास्टर प्लान क्या है, दुनिया के सामने मुझे एक ऐसा अनाथ बच्चा बताना जिसे इन्होंने एहसान करके गोद लिया था ताकि इनका लाडला सूच यानी असली वारिस बना रहे। मतलब भाई बेशर्मी का लेवल तो देखो।
ऊपर से उम्मीद कर रहे हैं कि मैं इनका शुक्रिया अदा करूं। ये लोग मुझे क्या नरम पनीर समझ रहे हैं जो जब मर्जी जैसे मर्जी मसल देंगे। मैंने शू चियान का नंबर ब्लैकलिस्ट से बाहर निकाला और कॉल घुमा दिया। फोन तो फौरन उठ गया, पर दूसरी तरफ वो चमचा नहीं बल्कि खुद ड्रामा क्वीन शू चियान था। वो अपनी पतली आवाज में बोला, सुनियन भाई, क्या तुम वही असली बेटे हो जिसे मम्मी पापा ने हाल ही में ढूंढा है? मैंने भी अब देखा न था, सीधा नहले पे दहला मारा। अच्छा तो तू ही है वो चियान जो बात बात पर बेहोश हो जाता है। तेरी आवाज तो काफी तगड़ी और जोश भरी लग रही है, कहीं तू ये सब एक्टिंग तो नहीं कर रहा? भाई मुझे इन सफेद कमल और ग्रीन टी जैसे लड़कों से भयंकर एलर्जी है। मेरा हाथ ऐसे लोगों पर खुद ब खुद उठ जाता है, और ये नमूना तो सीधे मेरी बंदूक के निशाने पर आ गया था। अब उसका ऑस्कर लेवल ड्रामा शुरू हुआ। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए बेहोश होना नॉर्मल है। मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो मैं मम्मी से कह दूंगा कि हॉस्पिटल से निकलते ही मैं घर छोड़ दूंगा। मम्मी पापा तुम्हारे हैं, मुझे उन्हें तुमसे नहीं छीनना चाहिए। वाह क्या स्क्रिप्ट लिखी है भाई ने। तभी पीछे से घर वालों की एंट्री हुई। सुनियन भाई, तुमने चियान से क्या कह दिया? वो घर छोड़ने की बात क्यों कर रहा है? बड़े भाई होकर तुम्हें छोटे भाई का ख्याल रखना चाहिए, न कि अपनी जलन में उसे घर से बाहर निकालने की साजिश रचनी चाहिए। अब मुझे क्या पता था कि ये साला बाहर किसी के आने की आहट सुनते ही घर छोड़ने वाला टॉपिक छेड़ देगा। जैसे ही शू चियान कमरे में आया, उसने देखा कि उसका प्यारा भाई फुट फुट कर रो रहा है और फोन पर घर छोड़ने की भीख मांग रहा है। और कॉल के दूसरी तरफ विलेन कौन बना बैठा था? आपका भाई यानी मैं। तो बस बिना कुछ किए मैं इस पूरी फिल्म का विलेन बन गया। भाई कसम से इनकी घटिया चालें देखकर मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। हद है यार, ये लोग मानेंगे नहीं। मैंने साफ कह दिया, भाई अपना ज्ञान अपने पास रख, मुझे फोन मत कर, मैसेज मत कर, दिमाग का दही मत कर। मुझे उस शू फैमिली की बर्थडे पार्टी में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं है। अब मेरे पीछे आना बंद करो, और वो जो तुम्हारा लाडला नगीना है ना शू चियान, वो तुम्हारा भाई होगा, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। इतना बोलकर मैंने खटाक से फोन काट दिया और उसे फिर से ब्लॉक लिस्ट की शोभा बढ़ाने के लिए भेज दिया। टाटा बाय बाय खत्म। अब इधर मैडम शू सिन्यान कुछ बोलने ही वाली थी कि फोन पर टू 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 बजने लगा। बेचारी ने दोबारा ट्राई किया, पर घंटा कुछ नहीं हुआ। पुराने एक्सपीरियंस से वो समझ गई कि मैंने फिर से उसे डिजिटल जेल यानी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। दीदी, क्या भैया मेरी वजह से इधर ये ड्रामेबाज शू चियान जो फोन कटने का ही इंतजार कर रहा था, अपनी आंखों में गंगा जमुना भरकर खड़ा हो गया। आंसू आंखों के कोनों तक तो आए, पर गिरे नहीं। भाई साहब क्या एक्टिंग है। ऑस्कर लेवल का रोंदू चेहरा बनाकर बैठा था ताकि सबको उस पर तरस आए। शिनयान ने अपनी थकी थकी शक्ल बनाई और बोली, तू आराम कर छोटे, बाकी सब मैं देख लूंगी। बेचारी शिनयान की हालत भी खस्ता हो रखी थी। एक तरफ ऑफिस का काम, दूसरी तरफ सू नियन बाई को ढूंढने का स्ट्रेस, और ऊपर से इस ड्रामेबाज की देखभाल। आंखों में इतनी लाल लकीरें थी जैसे रात भर जाकर नेटफ्लिक्स पर कोई सस्ता थ्रिलर देख रही हो। अब नियन बाई और चियान के बीच जो दरार आई थी, उसे देखकर शिनयान का तो दिमाग ही फटने वाला था। तभी चियान ने अपना तुरुप का इक्का फेंका, रोते हुए बोला, दीदी क्या भैया मेरी वजह से घर नहीं आ रहे? मुझे पता है मैं मम्मी पापा का सगा बेटा नहीं हूँ। मैंने भैया की जगह छीनी है, शायद मुझे ही ये जगह छोड़ देनी चाहिए। ये बोलकर उसने फिर से नलके खोल दिए। सिन्यान तुरंत पिघल गई और बोली, क्या बकवास कर रहा है? तू इस घर में 20 साल से रह रहा है, खून का रिश्ता नहीं तो क्या हुआ? हमारा बॉन्ड तो एकदम अंबुजा सीमेंट जैसा मजबूत है। तू ही इस घर का बड़ा बेटा है और मेरा छोटा भाई भी, ये बात कोई नहीं बदल सकता। शिनयान का चियान के लिए जो ये लगाव था, वो तो भाई असलियत तो सामने आ चुकी है कि शुकियान उसका सगा भाई नहीं है। लेकिन दीदी का प्यार है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मतलब इतना ड्रामा तो हमारे यहाँ के टीवी सीरियलों में भी नहीं होता। सू कियान को सबसे ज्यादा टेंशन इस बात की है कि उसे वापस सू परिवार के घर नहीं जाना। यहाँ उसकी बड़ी बहन सू सिन्यान उसे समझा रही है कि सू नियन भाई का मामला वो खुद संभाल लेगी और इस नन्हे मुन्ने भाई को बस चुपचाप अपने जख्म भरने पर ध्यान देना चाहिए। दीदी ने उसके लिए चिंगजिंग के रेस्टोरेंट से वीआईपी वाला डिनर मंगाया और बड़े प्यार से कहा कि गरम गरम खा लेना। अब दीदी को एक मीटिंग में जाना था, तो उन्होंने जल्दी जल्दी हॉस्पिटल वाला टेबल सेट किया, टिफिन खोला और 2-4 हिदायतें देकर वहां से रफू चक्कर हो गई। सू कियान ने जब खाने का नाम सुना तो उसकी आंखों में ऐसी चमक आई जैसे किसी भूखे को फ्री की बिरयानी दिख गई हो। लेकिन जैसे ही दीदी ने मीटिंग की बात की, भाई के चेहरे पर एक सेकंड के लिए चिड़चिड़ाहट आई, जिसे उसने ऑस्कर लेवल की एक्टिंग के साथ छुपा लिया। बोला, शुक्रिया दीदी, आप दुनिया में सबसे बेस्ट हो, लेकिन असली ट्विस्ट तो देखो। जैसे ही दीदी कमरे से बाहर निकली, भाई ने चम्मच ऐसे साइड में पटका जैसे उसमें जहर हो, एक निवाला तक नहीं चखा। इसे कहते हैं दोगलापन की पराकाष्ठा। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और अगले दिन सुबह के ठीक 6 बजे, जब शरीफ लोग गहरी नींद में खर्राटे मार रहे होते हैं, मेरे सिस्टम देवता को चुल मची और उसने जोरदार घंटी बजाकर मेरी नींद हराम कर दी। नया टास्क आ चुका था और इसे देखते ही मेरी आंखें कंचों की तरह बाहर आ गईं। टास्क क्या था? आज रात की लू फैमिली वाली चैरिटी नीलामी में कम से कम 100 मिलियन यानी 10 करोड़ रुपए फूंकने थे। और भाई ऊपरी लिमिट की तो कोई सीमा ही नहीं है। मतलब सिस्टम आज पूरी तरह से बर्बादी के मूड में है। रिवॉर्ड क्या मिलेगा वो अभी सस्पेंस है। नीलामी का इनविटेशन कार्ड मेरे सिस्टम वाले झोले में पहले से ही आ चुका था। मैंने उसे निकालकर जरा ध्यान से देखा तो नीचे सुनहरे अक्षरों में एड्रेस और टाइम लिखा था। लोकेशन थी जिंगशेंग होटल और टाइम था 4 जुलाई की रात 8 से 10 बजे। अब इस अमीरों वाली पार्टी में कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। अब यार मैं सोच रहा हूँ कि क्या मुझे सूट पहनना चाहिए, पर दुख की बात यह है कि इतनी शॉपिंग करने के बाद भी मैंने एक ढंग का सूट नहीं खरीदा। और सूट का तो तुम्हें पता ही है बॉस, बिना फिटिंग के ऐसा लगता है जैसे किसी ने शरीर पर तंबू तान दिया हो। फिटिंग में वक्त लगेगा और मेरे पास वक्त की ही तो कमी है। खैर, वैसे भी आज मेरा ऑफिस में आखिरी दिन होने वाला है, क्योंकि मैंने ठान लिया कि इस 9 से 5 वाली गुलामी को मैं टाटा बाय बाय बोलने वाला हूँ। जब नौकरी छोड़नी है तो अब ये सस्ती और टिकाऊ जीन्स टी शर्ट पहनने का ड्रामा क्यों करना। पिछले 2 दिनों में मैंने जो महंगे कपड़े और सामान बटोरने का कांड किया था, अब वही जलवा दिखाने का टाइम आ गया है। खुद को जब मैंने घड़ी देखी तो 7:30 बज रहे थे। मैंने अपनी उस पोरसे काइन की चाबी उठाई, हाँ वही जो तुम जैसे और मेरे जैसे मिडिल क्लास लोगों के सपनों में आती है, और बिजली की रफ्तार से बेसमेंट की तरफ निकल गया।
पूरी रफ्तार से गाड़ी भगाते हुए मैं ठीक 8:30 बजे उस डिंगसी बिल्डिंग पहुंच गया। आज तो माहौल ही अलग था भाई। वो सिक्योरिटी गार्ड जो कल तक शकल देखकर मुंह बनाता था, आज ऐसे सलाम ठोक रहा था जैसे मैं उसके ससुर का इकलौता वारिस हूँ। फ्रंट डेस्क वाली मैडम की स्माइल तो इतनी लंबी थी कि लग रहा था होठों से कान छू लेगी। मैंने भी थोड़ा रईस वाला एटीट्यूड दिखाते हुए बस गर्दन हिला दी। जब मैं 20वीं मंजिल पर पहुंचा तो मेरा ये नया अवतार देख कर ली यिंग की तो आंखें फटी की फटी रह गई। वो हैरान होकर बोली, अबे ओए, आज कौन सी जड़ी बूटी खाकर आए जो इतना चमक रहा है? अब इन बेचारों को कौन समझाए कि ऑफिस आते ही आम इंसान की आत्मा मर जाती है। पर मेरा तो सीन ही अलग था। मैंने मुस्कुरा कर कहा, कोई दवाई नहीं है मैडम, बस अब इस नौकरी की बैंड बजानी है। मैं रिजाइन कर रहा हूँ। अब मेरे जैसा बंदा जिसके पास पैकी बारिश हो रही हो वो यहाँ धक्के खाने थोड़े ही ना आएगा। उसे लगा मैं मजाक कर रहा हूँ, पर मैं तो फुल सीरियस था बॉस। मैंने तुरंत अपनी कुर्सी पर तशरीफ रखी, कंप्यूटर ऑन किया और वर्ड डॉक्यूमेंट खोलकर अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप करना शुरू कर दिया। भाई ये मेरा सारा बचा कुचा काम तू ही पकड़ ले। वैसे भी इस कबाड़ खाने में करने को कुछ खास बचा नहीं है। ये कंपनी एक डिजाइनिंग फर्म है और हमारा काम बस ऑर्डर लेना और डिजाइन के नक्शे पेलना है। वैसे मेरा असली टैलेंट तो गार्डन डिजाइनिंग में था, लेकिन लीइंग को डर था कि अगर मैंने सीधे उसे सारे प्रोजेक्ट दे दिए तो ऑफिस की चुड़ैलें फालतू की गॉसिप करेंगी। मैंने कहा, ठीक है भाई, अगर तुझे इतनी फटने की बीमारी है तो मैं मैनेजर से पूछ लूंगा। ये सब बातें करते करते मैं साइड में चुपके से अपना इस्तीफा टाइप करने लगा। 10 मिनट के अंदर मैंने मैनेजर को अपना रेजिग्नेशन लेटर ईमेल कर दिया और अपनी फाइलों का रायता समेटने लगा। वो काम जो अभी शुरू होने थे, जो आधे लटके थे और जिन्हें क्लाइंट ने रिजेक्ट करके मेरी बेइज्जती की थी, उन सबको मैंने तमीज से अलग अलग फोल्डर में डाल दिया। तभी मुझे मैनेजर के केबिन में बुलावा आया। वो मेरा इस्तीफा ऐसे घूर रहा था जैसे मैंने उसकी जायदाद अपने नाम लिखवा ली हो। उसने पूछा, क्या यही तुम्हारा आखिरी फैसला है? मैंने भी फुल कॉन्फिडेंस में कह दिया, हाँ सर, बहुत सोच समझकर ये कदम उठाया है। अब वो इमोशनल होकर पूछने लगा कि भाई दिक्कत क्या है? तेरी तो सबके साथ इतनी अच्छी सेटिंग थी। अब उसे क्या बताता कि मेरी किस्मत का ताला खुल चुका है? तो मैंने एक मस्त फिल्मी कहानी पेल दी। मैंने कहा, सर, एक बार मैंने एक लावारिस दादाजी की जान बचाई थी। उनके आगे पीछे कोई नहीं था, तो मरने के बाद वो अपनी करोड़ों की जायदाद मेरे नाम कर गए। अब मुझे बैठकर किराया वसूलना है और ऐश करनी है। मैनेजर की शक्ल देखकर लग रहा था उसे मेरी एक भी बात पर यकीन नहीं है, पर भाई वो माने या ना माने, मैंने तो मन बना लिया था। वैसे भी मैं यहाँ एक इंटर्न ही तो था, मेरा कौन क्या उखाड़ लेगा। रिजाइन करने के लिए 1 महीने का वो टॉर्चर वाला नोटिस पीरियड झेलने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरा मैनेजर पहले तो ऐसे नाटक कर रहा था जैसे मैंने उसकी किडनी मांग ली हो, पर जब उसने मेरी शक्ल देखी तो समझ गया कि ये लड़का अब रुकने वाला नहीं है। आखिर में थक हार कर उसने पेपर्स पर साइन कर ही दिए। ठीक है, ठीक है, अपना काम खत्म करो और यहाँ से दफा हो जाओ, इससे पहले कि मेरा मूड खराब हो जाए। मैनेजर साहब का दिल अंदर ही अंदर रो रहा था, क्योंकि उन्हें लगा था कि उन्हें एक बढ़िया मुर्गी मिल गई है जो लंबे समय तक उनके लिए अंडे देगी। पर उन्हें क्या पता था कि मैं तो एक चलता फिरता टाइम बम हूँ। बेचारे बॉस का दिल ऐसे दुख रहा था जैसे उनका पहला ब्रेकअप हो गया हो। वो अब मेरी सूरत तक नहीं देखना चाहते थे, पर मैंने भी मौके का फायदा उठाकर उन्हें दुनिया का सबसे महान इंसान होने का झूठा सर्टिफिकेट थमा दिया। मैंने जाते जाते ये भी कह दिया कि आज ऑफिस के सब लोगों के लिए शाम की चाय और नाश्ता मेरी तरफ से होगा। जो खाना है मंगा लो, जाओ अपना काम पूरा करो और यहाँ से निकलो। मैनेजर ने चिढ़कर कहा। मैं भी स्कूल की आखिरी घंटी बजने के बाद भागने वाले बच्चे की तरह ऑफिस से बाहर निकला और बड़े प्यार से दरवाजा बंद किया ताकि साहब गुस्सा न हो जाएं। बाहर निकलते ही लीइंग एकदम से मेरे पास ऐसे आई जैसे मोहल्ले की कोई आंटी ताजा गॉसिप का इंतजार कर रही हो। मैंने कहा, अरे चिल मारो, बस अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट से अपनी सैलरी लेनी है और मेरा काम खत्म। मैंने उन फाइलों का ढेर निकाला जो अभी भी अधूरी थी और जिन पर मैंने दुनिया भर के स्टिकी नोट्स चिपका रखे थे। मतलब अपना सारा फैलाया हुआ रहता अब दूसरों को समेटना था। मैंने ली यिंग दीदी से कहा कि वो अपनी पसंद की फाइलें चुन ले और बाकी का कबाड़ दूसरे लोगों में बांट दे। वैसे तो ऑफिस में मेरी रेपो काफी तगड़ी है, पर आखिर में हूँ तो मैं एक इंटर्न ही, और असली सिस्टम तो लीइंग जैसी पुरानी खिलाड़ी चलाती हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आज की फेयरवेल पार्टी वही ऑर्गेनाइज करे। उन्होंने भी टशन में मुझे ओके का इशारा किया और काम को बखूबी संभालने का वादा किया। लीइंग ने उन फाइलों के ढेर में से सबसे आसान काम अपने लिए उठा लिया और बाकी का सारा बोझ मेरे उन खास दोस्तों पर डाल दिया जो मेरा काम मना नहीं कर सकते थे। मैंने बिना किसी देरी के उस एम्प्लॉय ग्रुप में मैसेज फेंक दिया जहां कोई बॉस नहीं था। बिल्कुल वैसा ही ग्रुप जैसा हम सबके पास होता है बॉस की बुराई करने के लिए। मैंने सीधा शंघाई गुइफू जैसे महंगे रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड ग्रुप में डाल दिया और साफ बोल दिया कि आज तुम्हारा भाई पार्टी दे रहा है, जिसे जो खाना है ऑर्डर की लाइन लगा दो, काम खत्म। मैंने अपनी दोस्त लीइंग को एक जादू की झप्पी दी और उसे थैंक्स बोला। बेचारी ये लड़की कब से अपना सवाल दबाए बैठी थी, आखिर उससे रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया, भाई तू अचानक नौकरी क्यों छोड़ रहा है, क्या चक्कर है? अब देखो, मैं तो सच बोल रहा था कि रातों रात मेरी लॉटरी लग गई है और अब मेरा काम करने का रत्ती भर भी मन नहीं है। पर भाई कसम से इस दुनिया में सच की कोई वैल्यू ही नहीं है। लीइंग मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं किसी पागल खाने से ताजा ताजा भाग कर आया हूँ। उसे लग रहा था मैं मजाक कर रहा हूँ। मैंने भी कंधे उचका दिए कि भाई तेरी मर्जी, यकीन कर या ना कर। मैंने अपना फोन निकाला और मेituan ऐप खोलकर सबका ऑर्डर एक करके बुक करना शुरू कर दिया। लीइंग को मेरी फिक्र सता रही थी। वो बोली, तू पागल तो नहीं हो गया? ये सब ऑर्डर करने के चक्कर में तेरी पिछले महीने की पूरी सैलरी उड़ जाएगी। अब उसे कौन समझाए कि हमारे पास इतना पैसा है कि हम उसे रद्दी समझकर जला दे। मैंने अपना हाथ स्टाइल से हवा में लहराया और अपनी कलाई पर बंदी चमकती हुई रोलेक्स ग्रीन वाटर घोस्ट घड़ी उसे दिखाई। वो मासूमियत से बोली, घड़ी तो बड़ी धांसू लग रही है, कौन से ब्रांड की है? अगली बार मैं भी देखूंगी। मतलब हद है यार, मेरा इतना महंगा स्वैग उसने एक झटके में कचरा कर दिया। उसे घंटा समझ नहीं आया कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। मैंने दांत पीसते हुए कहा, मैडम ये सामने वाले जिनशिंग मॉल से खरीदी हुई असली रोलेक्स है। जैसे ही उसने जिनशिंग मॉल का नाम सुना बेचारी ने जोर से थूक निकला।
जिनशिंग मॉल मतलब वो जगह जहां आम इंसान सिर्फ एसी की ठंडी हवा खाने जाता है। कुछ खरीदने की औकात सबकी नहीं होती। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि मामला कुछ बड़ा है और उसने मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसे घूरना शुरू किया जैसे मैं कोई एलियन हूँ। तो भैया आज तुम्हारा भाई एकदम रईसजादा अवतार में निकला है। ऊपर एलवी का चमचमाता सूट, पैरों में नाइकी के जूते और कलाई पर वो वाली रोलेक्स जिसे देखकर चोर की भी नियत डोल जाए। हाथ में टिफनी का ब्रेसलेट भी चमक रहा है। और हाँ, ली यिंग की तेज नजरों ने वो चीज ताड़ ली जिसे देखकर लड़कियों का बीपी हाई हो जाता है। मेरा असली एरमेस वाला बैग। बेचारी को पहले लगा कि शायद ये किसी सस्ते बाजार की फर्स्ट कॉपी होगी, पर जैसे ही उसे पता चला कि ये 100% असली माल है, उसकी तो चीख ही निकल गई। सच कहूँ तो मेरे इस एक गेटअप की कीमत में किसी छोटे शहर में अच्छा खासा 2 BH के फ्लैट आ जाए। ली यिंग के तो तोते उड़ गए। मैंने टशन में कहा, क्यों अब तो यकीन हो गया ना कि रातों रात तुम्हारे इस भाई की किस्मत चमक गई है। वो बेचारी हक्की बक्की होकर बोली, हाँ भाई, अब से तू जो बोलेगा मैं उस पर आंख बंद करके यकीन करूंगी। वैसे ली यिंग की माली हालत पहले मुझसे काफी बेहतर थी, पर उसकी भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि एक जोड़ी जूतों पर हजारों लाखों उड़ा दे। उसे लगता है कि इतने पैसे तो अच्छे खाने पीने पर खर्च होने चाहिए। अब उसने मुझसे पूछ लिया, भाई इस्तीफा तो दे दिया, पर आगे का क्या सीन है। अब उसे कौन समझाए कि यहाँ कहानी का राइटर कोई और है। उसे लग रहा था कि मर्द को कुछ न कुछ काम करते रहना चाहिए ताकि वो घर पर निठल्ला बनकर मक्खियां न मारे और आलसी न हो जाए। मैंने बात घुमाते हुए कहा, अभी थोड़े दिन चिल मारूंगा। असल में मुझे ये देखना था कि ये साला सिस्टम रोज मुझे पैसे उड़ाने वाले टास्क देगा या नहीं, तो थोड़ा और ऑब्जर्व करना जरूरी था। मैंने अपने हिस्से के सारे काम दूसरे लड़कों को सौंप दिए और जैसे ही उन लोगों के लिए मंगाया गया चाय नाश्ता पहुंचा, मैंने सबको टाटा बाय बाय बोला और अपनी कंपनी डिंग्स की बिल्डिंग से हमेशा के लिए बाहर निकल आया। सीधा पहुंचा जिनशिंग मॉल। मुझे याद था कि पिछली बार यहाँ एक तगड़ा स्टाइलिंग स्टूडियो देखा था। 7वीं मंजिल पर पहुंचते ही मुझे वो स्टूडियो मिल गया और भाई साहब, उसका डेकोरेशन देखकर ही लग रहा था कि ये काफी क्लासी और महंगा होने वाला है। अरे भाई साहब, जैसे ही मैंने अंदर पैर रखा, वहाँ का ताम झाम देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। कसम से क्या जबरदस्त सजावट थी। तभी एक मैडम लपक कर मेरे पास आई और बोली, नमस्ते सर, परफेक्ट स्टाइलिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। बताइए आज आपको कौन सा नया अवतार चाहिए। अब देखो भाई, मैंने जो कपड़े पहने थे उन्हें देखकर कोई भी बता देता कि मैं किसी बहुत बड़े खानदान का रईस शहजादा हूँ। मैंने भी पूरे टशन में कहा, देखो आज रात मुझे एक चैरिटी ऑक्शन में जाना है, तो मुझे ऐसा लुक चाहिए जो सबको हिला कर रख दे। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा स्टाइलिस्ट है जो इस लेवल का काम कर सके। अब ये स्टूडियो शहर के सबसे महंगे मॉल में था, तो जाहिर है इनकी औकात तो होगी ही। वो बोली, जी सर, हमारे पास टोनी वू है, उन्होंने बड़े बड़े रईसों का मेकओवर किया है, पर हाँ, टोनी वू का रेट बाकी स्टाइलिस्ट से थोड़ा ज्यादा है। मैंने उनकी तरफ एक तिरछी नजर घुमाई और बोला, कोई बात नहीं, अगर चीज बढ़िया है तो पैसे की फिक्र मत करो, पर हाँ एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर रिजल्ट धांसू नहीं हुआ तो मैं एक पैसा नहीं देने वाला। वो मुस्कुरा कर बोली, सर हम यहाँ अपनी साख के लिए काम करते हैं, चूना लगाने के लिए नहीं। आप बस 2 मिनट बैठिए, मैं अभी टोनी वू को बुलाकर लाती हूँ। मैं जाकर शीशे के सामने वाली कुर्सी पसर गया। भाई साहब, कुर्सी इतनी आरामदायक थी कि मन किया वहीं सो जाऊं, पर तभी वो मैडम वापस आई और उनका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी लॉटरी लगते लगते रह गई हो। मुझे थोड़ा थोड़ा अंदाजा तो हो गया था कि अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, पर मैंने सोचा जब तक रायता मेरे सामने नहीं फैलता तब तक मैं भी अनजान बना रहता हूँ। वो हकलाते हुए बोली, सर वो असल में टोनी वो अभी किसी और का मेकओवर कर रहे हैं, तो फिलहाल वो फ्री नहीं है। मैंने मन ही मन सोचा, लो भाई, शुरू हो गया इन कहानियों वाला टिपिकल ड्रामा। पर वो कहने लगी कि हमारे स्टाइलिस्ट अपने काम की क्वालिटी से समझौता नहीं करते, और ये कहकर वो आगे का जुगाड़ करने निकल गई। ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। वो एक बंदे को लेकर मेरे पास आ गई और बोली, सर ये हमारे स्टोर के एरिक हैं जो स्टाइलिंग के उस्ताद हैं, खासकर शाम की पार्टी वाले लुक्स में तो इनका कोई जवाब नहीं। एरिक ने मुझे अपना पोर्टफोलियो दिखाया और भाई सच बताऊं तो उसके पास कुछ ऐसे लुक्स थे जिन्हें देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने उसे साफ कह दिया, देख भाई, इसे जितना हो सके सिंपल रखना, ज्यादा तामझाम मुझे पसंद नहीं है, वरना सिर पर वो अजीब सा कचरा दिखने लगता है, और अगर जरा भी गलती हुई तो लगेगा जैसे सिर पर सोने का ताज पहनकर घूम रहा हूँ, जो बहुत ही छपरी लगता है। एरिक बोला, समझ गया सर, चलिए पहले बाल धो लेते हैं। वो मुझे हेयर वॉश वाले एरिया में ले गया और मेरी प्राइवेसी का इतना ख्याल रखा कि बकायदा पर्दे खींच दिए जैसे अंदर कोई बहुत बड़ा स्कैम होने वाला हो। भाई इस पूरे हुलिये को बदलने में पूरे 4 घंटे लग गए। सुना है ये लुक सुपरस्टार डैनियल वू के रेड कार्पेट वाले लुक की 1 बाय 1 हूबहू नकल है। ये जो सूट और एक्सेसरीज मैंने पहनी थी वो सब इसी स्टूडियो वालों ने दी थी, और ये सब मेरे कुल खर्चे में जोड़ दिया गया। अब क्योंकि ये खर्चा उस नीलामी का हिस्सा नहीं था तो मुझे अपनी जेब से कार्ड घिसना पड़ा, पर चलो कोई बात नहीं, बैंक में करोड़ों पड़े हैं, तो एक मेकओवर के चक्कर में मैं कंगाल तो नहीं होने वाला। जब मैं उस परफेक्ट स्टाइल स्टूडियो से बाहर निकला तब मुझे अचानक याद आया कि मैं तो खुद गाड़ी चला कर आया था। अब यार, जब बंदा ऐसे सूट बूट में टिप टॉप होकर हाई सोसाइटी की महफिल में जा रहा हो तो खुद स्टीयरिंग पकड़ना थोड़ा डाउन मार्केट लगता है। इसलिए मैंने तुरंत फोन निकाला और ऑनलाइन एक लग्जरी कार ड्राइवर बुक कर लिया। अब मैं उस काले रंग के डैनियल वो स्टाइल वाले सूट में अपनी पॉश केन के पास स्टेशन में खड़ा था, और भाई मॉल के बाहर मैं किसी अजूबे से कम नहीं लग रहा था। लड़कियां तो पागलों की तरह फोन निकाल कर मेरी वीडियो बनाने लगी। मुझे सच में उन लोगों से बड़ी दिक्कत है जो बिना पूछे बस कैमरा तान देते हैं और वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं जैसे मैं कोई चिड़ियाघर का जानवर हूँ। आखिर मैनर्स नाम की भी कोई चीज होती है या नहीं। मेरा इन लोगों के साथ कोई पुराना दोस्ताना तो है नहीं, पर यहाँ भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मुझे अपना कीमती चेहरा छुपाकर निकलना पड़ा ताकि ये लोग मेरी फोटो न खींच ले। शुक्र है मेरी सवारी जल्दी आ गई। और भाई सरप्राइज, मेरा ड्राइवर कोई खड़ूस अंकल नहीं बल्कि एक लड़की थी। मैंने कहा, हेलो मैडम, गाड़ी का नंबर 546 आप ही हो क्या। ऑर्डर कंफर्म किया, चाबी उसके हाथ में थमाई और मैं पिछवाड़े वाली सीट पर नवाबों की तरह पसर गया। जाना कहाँ था? वही अपना जिंगशिंग होटल। मैडम बोली, सर जरा सीट बेल्ट लगा लो, आजकल ट्रैफिक पुलिस वाले पीछे बैठने वालों को भी नहीं छोड़ते।
मैंने भी शरीफ बच्चा बनकर बेल्ट लगा ली। ये जिंगसेंग होटल और जिंगसेंग मॉल बिल्कुल पड़ोसियों की तरह चिपके हुए हैं। शायद लोग ग्रुप वालों ने पूरा मोहल्ला ही खरीद रखा है, तभी तो हर चीज का नाम एक जैसा है। गाड़ी होटल पहुंच गई, पर अभी टाइम काफी बचा था और मुझे बाहर धूप में घूमने का कोई शौक नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों न एक रूम बुक करके थोड़ी देर घोड़े बेचकर सोया जाए। रात के 7:50 पर जब मैं नीचे आया तो नीलामी वाली जगह पर मेला लगा हुआ था। अब देखो, दुनिया को दिखाने के लिए मैंने अपने सूट की जेब में हाथ डाला, पर असली माल तो मेरे सिस्टम वाले जादुई बैग में था। मैंने वहां से अपना इनविटेशन कार्ड निकाला और गेट पर खड़े भाई साहब को थमा दिया। कार्ड देखते ही उस गार्ड के चेहरे के भाव ऐसे बदले जैसे किसी ने रिमोट से चैनल बदल दिया हो। पहले जो शक्ल सड़ी हुई थी, अब उस पर बत्ती सी चमक रही थी। वो झुककर बोला, गुड इवनिंग सू साहेब, आइए मैं आपको आपकी सीट तक छोड़ देता हूँ। इसलिए चैरिटी नीलामी में कोई प्राइवेट कैबिन तो थे नहीं, सबको एक ही हॉल में बिठाया गया था। पर हाँ, आगे वाली सीटें पीछे वालों से काफी ज्यादा चौड़ी और आलीशान थी। आखिर पैसे का चक्कर बाबू भैया। वो गार्ड मुझे इज्जत के साथ सबसे आगे वाली लाइन की तरफ ले गया। भाई साहब, ये जगह एकदम सेंटर में तो नहीं थी, पर कसम से एकदम साइड में भी नहीं थी। तभी मेरे अंदर का कीड़ा बोला, मानना पड़ेगा, जब ये सिस्टम अपनी उंगलियां चलाता है ना कुछ गजब ही होता है। पर भाई मेरी तो बोलती बंद हो गई जब मैंने लियो किंग को दोबारा वहां देखा। मतलब इस कहानी के ऑथर को मेरे मजे लेने में बड़ा स्वाद आता है ना। फिर से वही चेहरा। मैंने पीछे मुड़कर अपनी सबसे नकली वाली स्माइल दी और बोला, अरे लियो मैडम, गुड इवनिंग। आज यहाँ कैसे दर्शन दिए? अब मैडम वहाँ अकेली नहीं थी, उनके साथ पूरी एक गैंग चल रही थी, या असल में ये कहना सही होगा कि वो कुछ लोगों के पीछे पीछे आ रही थी। जैसे ही उसने मुझे आवाज दी, वहां मौजूद सबकी गर्दनें एक साथ मेरी तरफ ऐसे घूमी जैसे मैंने उनका उधार खाया हो। तभी उसके बगल में खड़ी एक औरत बोली, ओए छोटी किंग, क्या तू इस लड़के को जानती है? अब ये औरत शक्ल से ही कोई शरीफ इंसान तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। इसके चेहरे पर तो बड़े अक्षरों में विलेन लिखा हुआ था। फिर मेरी नजर लियो किंग के उस नीलामी वाले आइटम पर पड़ी। मैं बस टकटकी लगाकर लियो किंग की उस नीलामी वाली चीज को देखने लगा। फिर मैंने लिस्ट को वापस मेज पर रख दिया। जैसे ही रात के 8 बजे होस्ट ने ऐलान कर दिया कि भाई साहब, नीलामी शुरू हो चुकी है, वो स्टेज से नीचे उतरा और ऑक्शन रूम के असली खिलाड़ियों को ऊपर भेज दिया। आज का पहला आइटम था सफेद जेड के गहनों का एक सेट, जिसमें झुमके, कंगन, एक छोटा सा पेंडेंट और बांस की डिजाइन वाली एक हेयर पिन थी। अब देखो, ये सेट किसी मैडम का पुराना इस्तेमाल किया हुआ सामान था, तो मेरा इसे खरीदने का कोई मूड नहीं था। तभी मैंने देखा कि ये लियो क्विंग पता नहीं कब चुपके से मेरी बगल वाली सीट वाले बंदे को हटाकर वहां आकर बैठ गई। मुझे चुपचाप बैठा देख वो फुसफुसाते हुए बोली, क्या तुम्हें ये गहने पसंद आ रहे हैं? अगर कहो तो मैं तुम्हारे लिए इन्हें खरीद लूं। भाई कसम, ये बंदी तो फुल फॉर्म में है और मुझ पर डोरे डालने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। पर मैंने भी मन में सोच लिया कि बहन, हम सिर्फ 2 बार मिले हैं, अभी से इतने महंगे गिफ्ट लेकर मैं अपना कैरेक्टर ढीला नहीं करना चाहता। जो चाहिए होगा मैं खुद के पैसों से खरीदूंगा। मेरे मना करने के बाद उसने एक लंबी आह भरी जैसे उसका दिल टूट गया हो। फिर जो हुआ वो तो एकदम सिर के ऊपर से निकल गया। जिस मैडम का वो गहनों का सेट था, उन्होंने खुद ही उसे 12 लाख की भारी भरकम कीमत देकर वापस खरीद लिया। अब ये रईस लोगों का लॉजिक मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है, पर चलो, चैरिटी का मामला है तो शायद खुद का माल खुद ही वापस खरीदना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। आखिरकार पैसा तो नेक काम में ही जा रहा है। इसके तुरंत बाद स्टाफ वाले दूसरा आइटम लेकर आए, जो कि बिना तराशा हुआ जेड का एक बड़ा पत्थर था। ये किसी मर्द के दोनों हाथों के बराबर बड़ा था और पूरा का पूरा लाल रंग में चमक रहा था। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो कोई फिनिक्स पक्षी आके लपटों से दोबारा जिंदा होकर बाहर निकल रहा हो। मेरी नजरें उस पर ऐसी टिकी कि मैं तो जैसे सम्मोहित ही हो गया। शुरुआत में जब इस पर बोली लगना शुरू हुई, कैटलॉग में जब मैंने इस चीज को देखा था, तभी इसे अपना टारगेट बना लिया था। पर भाई, फोटो और असलियत में वही फर्क होता है जो इंस्टाग्राम फिल्टर और आधार कार्ड की फोटो में होता है। सामने देखने पर ये तो कतई बवाल लग रहा है। ये आग से निकली हुई लाल मणिक यानी रेड जेड स्टोन तो सच में आंखों में चुभने वाली चमक दे रही है। नीलामी करने वाले भाई साहब चिल्लाए, बेस प्राइस 5 लाख और हर बोली कम से कम 50,000 ऊपर होनी चाहिए। अभी नीलामी शुरू हुई थी कि लोग ऐसे पागलों की तरह बोलियां लगाने लगे जैसे फ्री में बट रहा हो। मुझे तो लगा था मैं अमीर हूँ, पर ये लोग तो पैसे को रद्दी समझ रहे हैं। जब भीड़ थोड़ी छंटने लगी और चिल्लाने वाले कम हुए, तब मैंने अपना हाथ उठाया और सीधा 30 लाख की बोली पेल दी। अभी पिछला बंदा 28 लाख पर ही अटक रहा था और मैंने सीधा 2 लाख का जंप मार दिया। एक बंदे की तो वही हवा निकल गई, पर सामने वाले ने फिर भी हिम्मत जुटाकर 30,10,000 बोले। मैंने अपने होंठ सिकोड़े और मन ही मन कहा, बेट ये चिल्लर अपने पास रख, और सीधा 40 लाख ठोक दिए। ये देखकर लू वानियों की भी भौहें तन गई और वो मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया, क्योंकि मैं किसी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा था। सामने वाले ने 45 लाख बोले तो मैंने बिना सोचे समझे सीधा 80 लाख का बम फोड़ दिया। इस झटके ने 2 और लोगों को रेस से बाहर कर दिया और अब मैदान में मेरे अलावा सिर्फ 2 और खिलाड़ी बचे थे। जब बोली 1,20,00,000 तक पहुंची तो मैंने बिना एक सेकंड सोचे कंफर्म कर दिया। मेरी टशन ऐसी थी कि सामने वाले को भी समझ आ गया कि अगर उसने 1 रुपया भी ऊपर बोला तो मैं सीधा उसकी पुश्तैनी जायदाद के बराबर की बोली लगा दूंगा। लू वान्यू धीरे से बुदबुदाई, मान गए भाई, तू तो इस नीलामी का सबसे खतरनाक खिलाड़ी निकला। थोड़ा तो सोच समझकर बोली लगाता। 1,20,00,000 पर आकर सामने वाले ने घुटने टेक दिए और आगे बोली नहीं लगाई। देखो, ये फिनिक्स जेड मिलना तो बहुत मुश्किल है और कायदे से देखा जाए तो अगर कोई उस्ताद इसे तराशे तो इसके 100 बेहतरीन पीस बन सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि इतनी भारी चुकाने के बाद इसे आगे बेचकर मुनाफा कमाना नामुमकिन जैसा है। पर मेरा प्लान इसे काटकर सीधे गहने बनाने का था। वो बेचारा डरपोक आखिर पीछे हट ही गया और ये आग उगलने वाला फिनिक्स पत्थर अब मेरे हाथ चुका था। भाई का मूड अब इतना चमक रहा था कि मानो दिवाली का बोनस मिल गया हो। इसके बाद मैंने हाथ साफ करते हुए एक बैंगनी रंग का ब्रेसलेट और एक पुराना सा फूलदान भी
अपनी बास्केट में डाल लिया। मेरे बगल में बैठी लियू किंकिंग की तो आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसे लग रहा था कि शायद मैं पैसे छापने की मशीन साथ लेकर आया हूँ। मैंने धीरे से उसे टोकते हुए कहा, सुनो, ये नैन भाई बुलाना बंद करो, मुझे सीधा शाओसु कहो। यार, खुद के जाल में फंसना किसे कहते हैं ये मुझसे सीखो। अपनी पहचान छुपाने के लिए झूठ क्या बोला। अब हर बार जब वो मुझे उस नाम से बुलाती है तो मेरे अंदर ऐसी अजीब सी बेचैनी होती है, जैसे किसी ने पीठ पर लाल मिर्च रगड़ दी हो। लियू बेचारी चुप हो गई कि इस पूरी भीड़ में सिर्फ वही एक पागल है जो ईमानदारी से दोस्ती निभाने आई है। उसने मुझसे फुसफुसाते हुए पूछा, नैन भाई, अभी तो आधी नीलामी भी नहीं हुई और तुमने लगभग 10 करोड़ उड़ा दिए। क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें घर से बाहर नहीं निकाल देंगे? अब उसे क्या पता कि अपनी लाइफ में कोई टोकने वाला है ही नहीं, सारा पैसा अपना है और खर्च करने का स्वैग भी अपना। हालांकि मैंने उसे ये कभी नहीं बताया कि मैं एक अनाथ हूँ। फिर उसने असली सवाल दागा, क्या तुम्हारा निशाना भी शहर के पश्चिमी हिस्से वाली वो जमीन है? वहाँ तो आधे से ज्यादा लोग उसी के लिए गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए बैठे हैं। भाई कसम, मैंने जब लिस्ट देखी थी तो मुझे तो वहाँ किसी जमीन का नामो निशान नहीं दिखा। मैंने एकदम भोले चेहरे के साथ पूछा, कौन सी जमीन? क्या यहाँ कोई प्लॉट भी बिक रहा है? मेरी ये बात सुनते ही आसपास के लोगों के चेहरे ऐसे बदले जैसे उन्होंने कोई एलियन देख लिया हो। वो जमीन असल में लू फैमिली के उस रिजॉर्ट के ठीक बगल में है जिसे वो लोग बनाने वाले हैं और वान्यू दीदी का आज का असली टारगेट वही है। तो भाई, ये जमीन का जो टुकड़ा है ना, अगर तुम इसे इस तरह देखो तो ये सीधा सीधा नोट छापने की मशीन है। मतलब इसे खरीद लिया तो समझो चांदी ही चांदी। सच कहूँ तो पहले मेरा इसमें रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन लियू किंकिंग ने जब अपनी ज्ञान की गंगा बहाई तो मेरा भी मीटर घूम गया और मुझे भी चुल मचने लगी। पास में बैठी लू वान्यून हमारी ये खिचड़ी पकते हुए शांति से सुन रही थी। आखिर मैं उससे रह नहीं गया और वो बोली, अरे भाई, तुम दोनों मेरी ही जमीन को हड़पने की प्लानिंग कर रहे हो और वो भी मेरे मुंह के सामने। कुछ तो शर्म करो। अब उसे कौन समझाए कि ये जमीन सिर्फ फायदे का सौदा नहीं है, बल्कि ये तो वो खजाना है जो खानदान की किस्मत बदल दे। अगर मेरे पास पैसों की तंगी होती तो शायद मैं पीछे हट जाता, पर भाई का हाथ अभी गर्म है। लियू किंकिंग बेचारी अभी भी कॉलेज के धक्के खा रही है। महीने के पॉकेट मनी के नाम पर उसे मुश्किल से 20 मिलियन ही मिलते होंगे। अब 20 मिलियन में तो आजकल लोग ढंग का घर नहीं लेते। ये मैडम जमीन खरीदने चली है। क्या जोक मारा है? तुम कंगाल हो तो क्या हुआ? तुम्हारे भाई के पास माल की कमी नहीं है। मुझे उस जमीन में अब असली वाला इंटरेस्ट आ रहा है। जैसे ही मैंने कहा कि सुशाओ अब इस रेस में उतरेगा, लू वान्यून की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो बेचारी तो एकदम से उछली पड़ी, पर मैंने भी कूल बनते हुए कह दिया, देख भाई, नीलामी का सीधा सा रूल है, जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा माल उसका होगा। मेरी ये बात सुनकर लू वान्यून पहले तो सन्न रह गई, पर फिर उसे समझ आ गया कि मैं हल्के में नहीं ले रहा और वो धीरे से मुस्कुरा दी। उसने भी मान लिया कि सुशाओ बात तो पते की कह रहा है। इसके बाद हम दोनों के बीच खामोशी छा गई। फिर मैंने अपना असली जलवा दिखाया और पूरे 38 बिलियन खर्च करके 2143.56 कैरेट का एक चमचमाता हुआ पिंक डायमंड अपने नाम कर लिया। अब तुम सोचोगे कि मैं पागल हूँ। नहीं भाई, ये सिस्टम का गेम है। हीरा जितना महंगा होगा, मेरा रिफंड यानी कैशबैक उतना ही तगड़ा बनेगा। इस एक मूव ने लू वान्यून और लियू किंकिंग के दिमाग के सारे पुर्जे हिला दिए। उन्हें पहले लगा था कि मैं सिर्फ लंबी लंबी फेंक रहा हूँ, पर अब उन्हें समझ आ गया कि ये बंदा सीरियस है। अगर मैं 38 बिलियन कैश में ऐसे उड़ा सकता हूँ जैसे शादी में शगुन के पैसे, तो फिर वो जमीन तो मैं हंसते खेलते जीत लूंगा। जैसे जैसे वक्त बीता, नीलामी अपने आखिरी पड़ाव पर आ गई। अब बारी थी उस चीज की जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, वेस्ट कोस्ट वाली वो बदनाम और बेसकीमती जमीन। तो भैया, अब आ गई वो घड़ी जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, यानी आज की रात सबसे बड़ा धमाका, पश्चिम वाले इलाके की वो जमीन। ये पूरे 4000 मीटर का तगड़ा प्लॉट है। इसकी शुरुआती बोली लगी है 5 करोड़ और नियम ये है कि हर बार कम से कम 10 लाख तो बढ़ाने ही पड़ेंगे। और ये शुरू हुआ असली तमाशा। 8 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़। जैसे ही नीलामी करने वाले की आवाज रुकी, नीचे पे लोग ऐसे चिल्लाने लगे जैसे सेल में फ्री के कपड़े बंट रहे हो। मैं और लू वानिंग चुपचाप साइड में बैठ के ये मजा देख रहे थे। अभी तक हम में से किसी ने अपना मुंह नहीं खोला था, क्योंकि शुरू में जो ये उछल कूद कर रहे हैं वो तो बस चिलर पार्टी और बलि के बकरे हैं। असली खिलाड़ी तो तब मैदान में उतरते हैं जब कीमत औकात के बाहर पहुंचने लगे। तभी ये लियू किंकिंग फिर से अपनी उंगली करने आ गई और पूछने लगी, सुमिंग, कितने पैसे लेकर आए हो? मैंने उसकी तरफ एक नजर देखा और मन में सोचा, भाई साहब, भगवान ने दिमाग तो सबको दिया है, पर ये लड़की शायद उसे धोकर धूप में सूखने डाला ही है। तभी ली शिंगमिंग ने थोड़ा खंखारते हुए उसे टोका कि बहना, ऐसे किसी के पत्ते नहीं खुलवाते, वरना खेल बिगड़ जाएगा। वो बेचारी शर्म से एकदम टमाटर जैसी लाल हो गई। मैंने हाथ हिलाकर उसे रिलैक्स रहने को कहा, क्योंकि मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी आज मेरा बजट इतना है कि मैं चाहूँ तो ये पूरी नीलामी ही खरीद लूं, पर अपन इतने भी लालची नहीं है। जो चीज दिल को भाएगी बस वही उठाएंगे। देखते ही देखते जमीन की कीमत 100 करोड़ के पार पहुंच गई। अबली शिंगमिंग और बाकी बड़े खिलाड़ियों के हाथ पांव फड़कने लगे थे। मैंने भी अपनी सीट थोड़ी सीधी कर ली और थोड़ा सीरियस हुआ। तभी शिंगमिंग ने अपना मुंह खोला और सीधा बम फोड़ा, 200 करोड़। बोली में सीधे 100 करोड़ और जुड़ गए और आधे से ज्यादा नल्लों की तो वहीं पर हवा निकल गई। अब 250 करोड़ तक बात पहुंच चुकी थी और फुजे भी पीछे नहीं हटने वाला था। उसने 50 करोड़ और बढ़ा दिए। अब मैंने लुवा नायुन की तरफ देखा जो अब तक चुप बैठी थी, पर जैसे ही उसने मुंह खोला सीधा 300 करोड़ की बोली लगा दी। भाई साहब, ये अमीर लोग अपनी जेब में चिल्लर की जगह करोड़ों के नोट रखते हैं क्या? तभी मैंने 350 करोड़ बोल दिए। ये सुनते ही लियू किंकिंग की तो जैसे जान ही निकल गई। वो फुसफुसाते हुए बोली, न्यान भाई, क्या तेरे पास अब भी पैसे बचे हैं? अभी नीलामी में तूने उस पिंक डायमंड पर 380 करोड़ फूके थे। अब बेचारी लियू किंकिंग का घबराना भी जायज था। आखिर ये नीलामी लू खानदानी करवा रहा था और अगर यहाँ बोली लगाकर पैसे नहीं दिए तो ये लोग पिछवाड़े पर लात मारकर बाहर निकाल देंगे। किंकिंग की नजरों में तो इस शहर में सिर्फ लू, ली और लियू खानदानी सबसे बड़े रईस थे। लेकिन आज मैं जिस तरह से अंधा पैसा उड़ा रहा था, उसे लग रहा था कि मैं आसमान से टपका हुआ कोई छुपा रुस्तम रईस हूँ। अब भाई, मैं कोई पागल थोड़े ही हूँ कि बिना बटुए के यहाँ आकर उछल रहा हूँ। मुझे पता है कि अगर बिल नहीं भरा तो ये लोग मेरा कीमा बना देंगे, पर जब मैं दांव लगा रहा हूँ तो इसका मतलब है कि अपना हाथ जगन्नाथ है। 400 करोड़।
लू वान्यून ने मेरे पीछे पीछे फिर से बोली बढ़ा दी। अब कीमत 400 करोड़ तक पहुंच चुकी थी और ली शिंगमिंग अब थोड़ा फूक फूक कर कदम रख रहा था। उसने सिर्फ 10 करोड़ की मामूली बढ़त ली, जिससे ये साफ था कि भाई की जेब अब जवाब दे रही है। तभी पीछे से किसी और ने 420 करोड़ की बोली ठोक दी। उसे लगा शायद ली शिंगमिंग की बैटरी लो हो गई है तो वो मौके पर चौका मार लेगा, लेकिन फुजे ने किसी को सांस लेने का मौका नहीं दिया और सीधा 450 करोड़ बोल दिए। और मैंने तो जैसे मजे मजे में 500 करोड़ की बोली लगा दी। मेरा ये नंबर सुनते ही लू वान्यून के चेहरे पर 12 बज गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। भाई ये 500 करोड़ तो सिर्फ जमीन के हैं, असली पैसा तो बाद में इसकी घिसाई और डेवलपमेंट में लगेगा। उसे अब ये टेंशन खाए जा रही थी कि ये जमीन हथियाने के बाद मेरे पास घर चलाने के लिए पैसे बचेंगे भी या नहीं। अगर मैं इसके आगे का डेवलपमेंट नहीं कर पाया तो इस जमीन को खरीदना मतलब अपने पैसों की चिता जलाना होगा। लू वान्यून ने भी आगे बोली नहीं लगाई, क्योंकि 500 करोड़ उनका आखिरी स्टॉप था। उससे ज्यादा खर्च करना उनके लिए घाटे का सौदा होता। और लो जी, आखिरकार शिजियाओ की ये जमीन 500 करोड़ में तुम्हारे भाई की हो गई। पर अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं इस जमीन का आचार डालूंगा क्या? बोली लगाते वक्त तो मैं ऐसे जोश में था जैसे मोहल्ले की आंटी सेल में साड़ी लूट रही हूँ। पर लू वान्यून की बातों ने मुझे झटके में होश में ला दिया। अब नीलामी करने वाले का हथौड़ा गिर चुका था, तो अब चाहकर भी मैं थूक कर चाट नहीं सकता था। लू वान्यून जब मेरे पास से गुजरी और उसने मेरी बड़बड़ सुनी तो बेचारी के तो पैर ही कांपने लगे। सच बताऊं तो ये सब उस लियू किंग की पनौती है। अगर उसने इस जमीन का नाम नहीं लिया होता तो मुझ जैसा मासूम प्रो खिलाड़ी इस नीलामी में अपनी टांग ही नहीं अड़ाता। खैर, अब जो होगा देखा जाएगा। आखिरकार गंगा नहाने का टाइम आ ही गया। फिलहाल तो बिल भरने की बारी थी। मैं पेमेंट काउंटर पर पहुंचा और अपना बिन मांगे पैसे देने वाला ब्लैक गोल्ड कार्ड निकालकर स्वाइप कर दिया। पेमेंट एकदम मक्खन की तरह हो गई और तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन टपका। होस्ट, आपने लू चैरिटी नीलामी में अपना टास्क पूरा कर लिया है। मुझे खर्च की गई रकम का 3 गुना रिवॉर्ड मिला और मेरे बैंक अकाउंट में पैसों की बारिश हो गई। इतना ही नहीं, सिस्टम ने मेरी टॉर बढ़ाने के लिए एक प्रो लेवल की बॉडीगार्ड टीम और 17 सीटों वाली एक आलीशान लग्जरी वैन भी गिफ्ट कर दी है। आज का टास्क रिवॉर्ड सुनते ही मेरी आंखें ऐसे चमक उठी जैसे मोहल्ले की आंटी को कोई ताजा गॉसिप मिल गई हो। कसम से ये तो वही बात हो गई कि भूख लगी थी और ऊपर वाले ने सीधे छप्पर फाड़कर पनीर टिक्का भेज दिया। मैं अभी यही सोचकर अपना सिर खुजला रहा था कि इतना सारा कीमती सामान सुरक्षित तरीके से सिन हुआ फू हवेली तक कैसे पहुंचाऊंगा। पर अब ये सुई बयान हुआ के भेजे हुए बॉडीगार्ड्स आ गए हैं तो कलेजे को ठंडक मिल गई है। वैसे ये सिस्टम के भेजे हुए लठे थे कहाँ? अभी मैं सिस्टम की कुंडली खंगालने ही वाला था कि अचानक मेरे सामने पूरे 16 के 16 गबरू जवान प्रकट हो गए। सबकी हाइट 6-6 फीट, चौड़ी छाती और चाल ऐसी की जैसे अभी किसी विलेन की हड्डियां चटका देंगे। मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अपनी पारखी नजर से तुरंत ताड़ गया कि ये वही स्पेशल बॉडीगार्ड्स हैं जो सिस्टम ने खास मेरे लिए भेजे हैं। इन सब ने एक साथ मुझे ऐसे झुककर सलाम ठोका जैसे मैं कोई बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन हूं। अब जब इतने बंदे मिल ही गए हैं तो अपनी रईसी झाड़ने का मौका मैं कैसे छोड़ता। जमीन के कीमती कागजात मैंने स्टाइल से अपने पास रखे और बाकी का तामझाम, वो कीमती फूलदान और हीरे इन 16 के 16 शेरों को थमा दिए। जैसे ही मैं अपनी फौज लेकर वहां से निकला, लू वान्यून और उसके चमचे उसी जगह धमके जहां मैं खड़ा था। वान्यून की शक्ल ऐसी बनी हुई थी जैसे किसी ने उसकी फेवरेट वेब सीरीज का क्लाइमैक्स स्पॉइल कर दिया हो। वो लोग आपस में फुसफुसा रहे थे कि मेरा ये अचानक से प्रकट होना उनके सारे प्लान की ऐसी तैसी कर गया। वेस्ट कोस्ट वाली वो जमीन जो उनके हाथ से निकल गई थी, उसे लेकर उनके पेट में मरोड़ उठ रहे थे। वान्यून को लग रहा था कि मैं कोई मामूली खिलाड़ी हूँ, पर भाई नीलामी में जिस तरह मैंने अंधा पैसा बरसाया है उसे देखकर किसी अंधे को भी समझ आ जाएगा कि ये लड़का 5 बिलियन की चिल्लर के लिए नहीं रोने वाला। ऊपर से मेरे इन खूंखार बॉडीगार्ड्स को देखकर वान्यून के दिमाग की बत्ती जल गई थी कि ये लोग कोई आम बाउंसर नहीं बल्कि प्रोफेशनल शिकारी हैं। अब वो लोग मुझसे हाथ मिलाने और पार्टनरशिप करने के सपने देख रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मैंने वो कीमती जमीन सिर्फ उस लड़की के चक्कर में खरीदी है। अब मैं अपने पूरे इष्टसच बॉडीगार्ड्स के लश्कर के साथ बड़े वीआईपी अंदाज में अपने शिन्यू हुआफू वाले महल की तरफ बढ़ रहा हूँ। शुक्र है कि अपना विला नंबर 1 इतना बड़ा है कि मेरी ईगो के साथ साथ ये इससे सांड भी वहाँ आराम से फिट हो जाएंगे। मैंने उनसे साफ कह दिया, सारा माल मेरे कमरे में पटक दो और तुम लोग मास्टर बेडरूम छोड़कर कोई भी कमरा चुन लो। आखिर मुझे भी तो अपनी प्राइवेसी चाहिए ना भाई। उन बॉडीगार्ड्स के लीडर ने अपने चेलों के साथ सारा कीमती सामान मेरे कमरे में रखा और वहां से ऐसे गायब हुए जैसे उधार मांगने वाला दोस्त गायब होता है। अब बारी थी सामान सेट करने की। गहने वहने तो मैंने वॉक इन क्लोजेट में डाल दिए, लेकिन वो होंगफेई फिनिक्स वाला पीस उसे मैंने अपनी डेस्क पर सजा दिया ताकि थोड़ी रईसी वाली फीलिंग आए। बाकी मेज और जेवरात भी अपनी सही जगह पहुंच गए। तभी अचानक सिस्टम ने अपनी टांग अड़ाई और नया मिशन दे मारा। आज रात 12 बजे से पहले पूरे 50 लाख उड़ाने, लेकिन शर्त सुनोगे तो सर पकड़ लोगे। कार्ड स्वाइप करते वक्त बायां हाथ इस्तेमाल करना है। रिवॉर्ड क्या है वो अभी सस्पेंस है। सुबह सुबह ये शर्त पढ़कर तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। ये तो वही बात हो गई कि पहले अपना बायां पैर बेचो और फिर ब्रेकअप हो जाए वाले मीम जैसा हाल है। पर भाई ये सिस्टम भी ना कतई सोच समझ के बाहर है। मतलब क्या ही बोलूं, मन तो कर रहा है इसकी ऐसी तैसी कर दूं, पर क्या करे, इसके इशारों पर नाचना ही पड़ेगा वरना ये मेरी लंका लगा देगा। अब नया नखरा देखो, बोलता है कार्ड स्वाइप करते वक्त सिर्फ बायां हाथ इस्तेमाल करना है। चलो शुक्र है कम से कम पतलून उतारने को तो नहीं कहा, वरना लेने के देने पड़ जाते। खैर मैंने तसल्ली से नाश्ता पेला और अपनी चमचमाती गाड़ी लेकर पुराने वाले पिंजरे, मेरा मतलब है किराए के घर की तरफ निकल पड़ा। हालांकि मैं अब आलिशान शिन्नू विला में शिफ्ट हो चुका हूँ।
पर उस पुराने खंडहर में अभी भी मेरा काफी कबाड़ पड़ा हुआ था। अब फुल बॉस वाली फील आ रही है क्योंकि नौकरी को लात मार चुका हूँ और साथ में 16 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स की पूरी फौज लेकर घूम रहा हूँ। मैंने सोचा जल्दी से बोरिया बिस्तर समेटूं और उस बेचारी मकान मालकिन दादी को कमरा खाली करके दे दूं ताकि वो किसी और नए मुर्गे को फंसा सके। ये 16 के 16 सांड मेरे पीछे पीछे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे पर मैंने उन्हें वहीं टोक दिया। भाई 1 BHK का छोटा सा माचिस जैसा कमरा है, इसमें अगर 16 खली जैसे लोग घुस गए तो दीवारें भी चिल्लाने लगेंगी कि भाई बस कर जान लेगा क्या। ऊपर से वहां मेरा पर्सनल सामान भी तो था। अब इन अनजान लोगों के सामने अपनी फटी बनियाने थोड़े ही ना दिखाऊंगा। उन्होंने भी जी बड़े सरकार बोला और नीचे ही खूंटा गाड़ कर खड़े हो गए। आखिर पैसे का चक्कर है बाबू भैया। मेरी सुरक्षा के नाम पर वो मेरी हर फालतू बात मानने को भी तैयार थे। ऊपर जाकर मैंने फटाफट हाथ पैर मारे और अपनी चप्पलें, कपड़े और बाकी जरूरी चीजें पैक कर ली। फिर मैंने उस बिल्डिंग के किराएदारों वाले व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ फोटो डाली और लिखा, सुनो मेरे प्यारे मोहल्ले वालों, तुम्हारा भाई अब यहाँ से विदा ले रहा है। ये जो फोटो में छोटी मेज, कुर्सी, हेयर ड्रायर और स्टैंड दिख रहे हैं, जिसे जो चाहिए आकर उठा ले जाओ, बिल्कुल फ्री है। मुझे अच्छे से पता था कि मेरे इस्तेमाल किए हुए पुराने जूते और कपड़े तो कोई भीख में भी नहीं लेगा, इसलिए उन्हें मैंने सूटकेस में ठूसना शुरू किया और बस थोड़ी ही देर में जैसे ही मैंने ग्रुप में मैसेज डाला कि मैं अपना बोरिया बिस्तर समेट रहा हूँ, वहां तो जैसे भूचाल ही आ गया। अब भाई कुछ लोगों की चुल खत्म ही नहीं होती। कोई पूछ रहा है कि अचानक घर क्यों छोड़ रहे हो, तो किसी को ये जानने में अपनी नाक घुसानी है कि अब मैं किस महल में शिफ्ट हो रहा हूँ। और हाँ, कुछ ऐसे जलकुखड़े भी थे जो ताने मार रहे थे कि बड़ा आदमी बन गया है, अब हम जैसे कंगालों के साथ कौन बैठेगा। मैंने इन फालतू के मैसेजेस को वैसे ही इग्नोर किया जैसे लड़कियां मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट को करती हैं। मैंने सीधा ग्रुप पर हुक्म सुना दिया कि देखो भाई, मैं अगले 1 घंटे तक अपने इस पुराने किराए के खटाल में हूँ। जिसे जो भी माल उठाना है 1 घंटे के अंदर टपक जाओ, वरना बाद में बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। देखो यार, भले ही उस वक्त मेरे पास जेब में चिल्लर थे, लेकिन तुम्हारा भाई सामान खरीदने के मामले में बड़ा चूजी है। एक एक चीज ठोक बजाकर और पूरी रिसर्च के बाद ली थी तो क्वालिटी एकदम झकास थी। इसीलिए तो जैसे ही मैंने फोटो डाली, आधे लोग तो ऑफिस से बहाना मारकर भागने की तैयारी करने लगे जैसे कोई फ्री की सेल लगी हो। अब जब तक ये लुच्चे लफंग यहाँ पहुंचते, मैंने सोचा चलो मकान मालकिन दादी को भी एक कॉल चिपका ही देता हूँ। फोन की घंटी बजी और उधर से दादी की वो प्यारी और जोश से भरी आवाज आई। कसम से भाई, उनकी आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने तपती धूप में ठंडा शरबत पिला दिया हो। मेरा मूड एकदम फ्रेश हो गया। मैंने कहा, दादी, वो मैंने आपको बताया था ना कि मैं कमरा खाली कर रहा हूँ, तो बस मैं सामान पैक कर चुका हूँ। आप बताइए कब फ्री है ताकि मैं चाबी आपके हवाले कर दूं। दादी बोली, अरे बेटा, मैं तो अभी शहर से बाहर हूँ। अब दादी भी अपनी उम्र में फुल मजे ले रही हैं, सीधा ट्रिप पर निकल गई। उन्होंने आगे कहा, एक काम कर, मेरी पोती यहीं शहर में है, मैं तुझे उसका नंबर भेजती हूँ, तू चाबी बस उसे पकड़ा देना। दादी को भी तब जाकर एहसास हुआ कि वो अपनी ट्रिप की खुशी में चाबी वाला कांड भूल ही गई थी। खैर, उन्होंने कहा कि वो अभी नंबर भेज रही हैं और बस कुछ ही देर में मेरे पास उनकी पोती का कांटेक्ट नंबर आ गया। मकान मालिक आंटी ने अपनी पोती का नंबर भेजा और मैंने भी बिना ज्यादा नखरे दिखाए उन्हें एक ओके वाला इमोजी पेल दिया। मैंने सीधा नंबर मिलाया, लेकिन पहली बार में तो सामने वाले ने कॉल काट दिया। अब भाई, अनजान नंबर देकर भाव खाना तो आजकल की लड़कियों का पुश्तैनी अधिकार है, तो मुझे ज्यादा बुरा नहीं लगा। मैंने अपनी धड़कनों को थोड़ा कंट्रोल किया और फिर से डायल घुमाया। शुक्र है इस बार किस्मत चमक गई और कॉल उठ गया। मैंने मौका देखते ही अपना रटा रटाया भाषण शुरू कर दिया कि हेलो मैडम, मैं फेंग शुई मैडम का किराएदार बोल रहा हूँ। अब मेरा यहाँ से बोरिया बिस्तर समेटने का वक्त आ गया है, तो चाबी का क्या करना है? कुरियर कर दूं या साक्षात दर्शन देकर आपके हाथ में थमाऊं? मैंने सोचा कहीं फिर से कॉल न कट जाए, इसलिए एक ही सांस में सब उगल दिया। उधर से थोड़ी देर सन्नाटा रहा, जैसे सामने वाली को मिर्गी का दौरा पड़ गया हो। फिर एक आवाज आई, सुसाओ, मैं लू वान्यून बोल रही हूँ। अबे ये क्या बकवास है? लू वान्यून, वही नीलामी वाली मैडम। तभी कहूँ, ये आवाज इतनी सुनी सुनी और जानी पहचानी क्यों लग रही है? मैंने भी टशन में कहा, अरे लू मैडम, आप क्या बात है तो बताइए, चाबी कुरियर करनी है या मिलकर देनी है? अब लू मैडम इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली कहाँ थी। उन्हें तो मेरी उस कीमती जमीन के टुकड़े में दिलचस्पी थी। उन्होंने कहा कि उन्हें मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है तो मिलना ही ठीक रहेगा। मैंने भी सोचा कि अभी मेरे पास टाइम ही टाइम है, तो मना क्यों करूं। शाम के 3 बजे स्यू कैफे का प्लान फिक्स हो गया। लू वानियन से फोन पर बात खत्म ही हुई थी कि अचानक सीढ़ियों की तरफ से कुछ खटर पटर सुनाई दी। मैंने अपनी मुंडी बाहर निकाल कर झांका तो वहां मेरा सामने वाला पड़ोसी लड़का खड़ा था। उसका कमरा भी उसी मकान मालिक आंटी का था। हम दोनों कभी साथ में गेमिंग करते और कभी फालतू की बकचोदी। बस ऐसे ही धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी हो गई। तभी जी शियाओबो भागता हुआ आया और मेरा हाथ पकड़कर सीधा खिड़की की तरफ खींच ले गया। वो एकदम पागलों की तरह एक्साइटेड होकर बोला, न्यान भाई, भाई तूने नीचे वो सफेद पोर्शे देखी? क्या क्लासिक मॉडल है यार। कसम से उसे देखकर तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। कितनी सेक्सी गाड़ी है, काश ऐसी एक मेरे पास भी होती। अब उसे कौन समझाए कि भाई वो चमचमाती गाड़ी असल में मेरी ही है। पर मैंने अपनी जुबान बंधी रखी, क्योंकि मुझे पता है इस नल्ले को अगर सच बता भी दिया तो इसे मुझ पर रत्ती भर भी यकीन नहीं होगा। मैंने बस कूल बनते हुए उसे ज्ञान पेला, देख भाई, दूसरों की तरक्की देखकर जलने से अच्छा है कि तू दबाकर पैसा कमा, ताकि एक दिन तू भी ऐसी गाड़ी खरीद सके। दूसरों की चीजें देखकर आए भरने में वो मजा कहाँ जो अपनी चीज इस्तेमाल करने में है। मेरी बातें सुनकर वो थोड़ा इमोशनल हो गया और बोला, भाई कहना आसान है, पर इस शहर में घर लेना कोई बच्चों का खेल है क्या? मेरी पहली प्रायोरिटी तो एक घर खरीदना है, और यहाँ के रेट्स देखकर तो अच्छे अच्छों की फट जाती है। मैंने उसकी फालतू की टेंशन को हवा में उड़ाया और बड़े दिलवाले बनते हुए कहा, अबे इतना मत सोच, तू यहाँ सबसे पहले पहुंचा है, इसलिए तेरे लिए एक ऑफर है। इस कमरे में मकान मालकिन दादी के फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान को छोड़कर तुझे जो भी पसंद आ रहा है चुपचाप उठा ले। सब तेरा हुआ। वो तो एकदम सदमे में आ गया और बोला, भाई तू होश में तो है ना? मुझे अच्छे से याद है कि तूने ये एक एक सामान कितनी मेहनत से और चुन चुन कर खरीदा था। इनमें से तो कई चीजें ऐसी हैं जिन्हें देखकर मेरा पहले ही मन ललचा रहा था, पर तू ये सब छोड़ क्यों रहा है?
क्या तू बहुत दूर शिफ्ट हो रहा है जो सारा सामान यहीं त्याग रहा है? जी श्याओबो को लग रहा था कि शायद जॉब के चक्कर में मैं कहीं और रेंट पर जा रहा हूँ और बिना सामान के मूव करना उसे काफी अजीब लग रहा था। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ भाई, मेरा नया ठिकाना यहाँ से काफी दूर है और ये सब पुराना कबाड़ ढोने की मेहनत कौन करेगा? मैंने सबके ऑनलाइन लिंक सेव कर रखे हैं। नए घर में सब ब्रांड न्यू लेंगे, तू बस जल्दी से अपनी पसंद की चीजें छांट ले, इससे पहले कि मेरा मूड बदल जाए। देखा जाए तो शिन्यू हुआफू वाकई यहाँ से काफी दूर था। मेरा ऑफर सुनते ही वो फौरन काम पर लग गया और बोला, ठीक है भाई, तो फिर ये वाला बीन बैग मेरा हुआ। इस पर लेटकर चिल करने का मेरा बड़ा मन था। और हाँ, वो शानदार डिनर सेट भी मैं ही ले जाऊंगा। साला, जब मैं उसे खरीदने दुकान पर गया था तब वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। इसे भी मेरी लिस्ट में डाल दे। जिस साओबो घर में सामान बटोरने में ऐसे लगा था जैसे सेल का आखिरी दिन हो। भाई ने हाथ में सामान का पूरा पहाड़ खड़ा कर लिया था। सबसे पहले उसकी नजर मेरे उस आलसी सोफे यानी बीन बैग पर पड़ी जिस पर वो अपना कब्जा जमा चुका था। अभी हम सामान लेकर घर से बाहर कदम रख ही रहे थे कि अचानक एक ऐसी चुभने वाली आवाज आई कि मेरा मन किया अपने कान काट के फेंक दूं। ये आवाज जियांग किंग की थी। भाई को नवाबजादा बनने का बड़ा शौक है। हम दोनों अक्सर घास नहीं डालते थे। उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया था और ग्रुप चैट में भी उसने कोई रिप्लाई नहीं होगी। पर ये नमूना तो दूसरे नंबर पर ही टपक गया और अब जी साओबो से उस सोफे के लिए लड़ने लगा। कसम से दिमाग का दही हो गया। पर अब जब मैं यहाँ से जा ही रहा था तो मैंने सोचा कि जाते जाते साओबो के लिए पंगे क्यों छोड़कर जाऊं। इसलिए मैंने सारा मामला अपने सिर ले लिया। जियांग किंग कहने लगा कि उसे बाकी चीजें कचरा लग रही हैं और उसे सिर्फ वही सोफा चाहिए। अब सच बताऊं तो उसे कचरा इसलिए लग रहा था क्योंकि वो सोफा मेरे पूरे सामान में सबसे कीमती रिव्यू देखे थे उतना लोग पहले मैंने जितने वीडियो और रिव्यू देखे थे उतना तो लोग शादी से पहले लड़के लड़की को नहीं देखते। उस सोफे के पैसे जोड़ने के चक्कर में मैंने कई दिन नमक रोटी खपेले आएगा गुजारे थे। तूने उसे सीधा शब्द नहीं बोला और साओबोस सबसे पहले आया तो सोफा उसी का हुआ। मेरी चीजें मैं जिसे चाहूँ उसे दूं। अगर तुझे बाकी सामान घटिया लग रहा है तो दरवाजा खुला है, निकल ले। मुझे तुझे कुछ देने का वैसे भी कोई खास शौक नहीं है। मेरी बात सुनकर जी साओबो ने मुझे मन ही मन फुल इज्जत दी और अपनी चाबी निकाल ली। मैंने दरवाजा खोला और जो सामान मैंने चुना था उसे फटाफट अंदर शिफ्ट करना शुरू कर दिया। मैं कोई नरम हलवा नहीं हूँ जो इस जियांग की दो फालतू बातों में आकर अपना हक छोड़ दूं। भाई को बिना मेहनत के सब कुछ बना बनाया चाहिए, जैसे कोई इसके लिए स्पेशल थाली सजा कर रखेगा। शक्ल से तो ये बिल्कुल बैंगन जैसा है, लेकिन इसके सपने देखो जैसे दुनिया इसी के इशारों पर चलेगी। जियांगचिन गुस्से में लाल पीला होकर मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मुझे कच्चा चबा जाएगा। वो चिल्लाया, अरे तुम लोगों को कुछ अंदाजा भी है? मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर भाग कर आया हूँ। इस चक्कर में मेरी आज की पूरी दिहाड़ी कट गई है। अब देखो, भाई को उस लेजी सोफा से इतना ज्यादा इश्क था कि अपनी सैलरी की बलि चढ़ा कर आ गया। तभी जी सियाओबो ने भी चौका मारते हुए कहा, अरे ओ भाई, छुट्टी क्या सिर्फ तूने ली है? तू लेट हो गया तो इसमें हमारी क्या गलती? और कान खोलकर सुन ले, ये लेजी सोफा तो तुझे फूटी कौड़ी में भी नहीं मिलने वाला। अभी जी सियाओबो की बात खत्म ही हुई थी कि तभी ऊपर रहने वाली डेंग लिली वहां पहुंच गई। बेचारी तीन लड़कों को इस तरह आपस में भिड़ते देख सन रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस महाभारत के बीच से ऊपर जाए या नहीं। मैंने उसे देखा और कहा, डेंग लिली, अच्छा हुआ तुम आ गई। देखो मेरा सारा सामान पैक है, बस मकान मालकिन का फर्नीचर और बिजली का सामान मत छूना। बाकी जो पसंद आए उठा लो, जो पहले आएगा उसे ही माल मिलेगा। हालांकि मैं लड़का हूँ पर मेरा सामान काफी सिंपल और क्लासी है, लड़कियों के इस्तेमाल के लिए भी एकदम टकाटक रहेगा। डेंग लिली ने धीरे से सिर हिलाया और जियांग छिन के बगल से किसी बिल्ली की तरह बचकर कमरे में घुस गई। उसने अपने लिए एक हेयर ड्रायर, एक छोटी मेज और एक फ्लोर लैम्प चुन लिया। जियांग छिन ने जैसे ही देखा कि डेंग लिली भी सामान बटोर रही है, उसका तो जैसे फ्यूज ही उड़ गया। वो हमारे बीच का सारा झगड़ा भूलकर पागलों की तरह अंदर घुस गया और सामान पर ऐसे टूटा ऐसे सदियों का भूखा हो। जियांग छिन जिस तरह हर चीज पर झपट्टा मार रहा था, उसे देखकर मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। क्या ये वही बंदा है जो शुरू से ही? तो भाई, हमारे नवाब साहब को हर चीज एकदम चकाचक चाहिए, बिल्कुल वो अमीरों वाली बीमारी होती है ना वही। अगले 1 घंटे तक लोग किस्तों में आते रहे महीने और देखते ही देखते सारा सामान साफ हो गया। बस कुछ इक्का दुक्का चीजें ही बची थी। असल में ये सब लोग ऑफिस से छुट्टी लेकर अपना बोरिया बिस्तर समेटने आए थे। जब पूरा इलाका खाली हो गया तो मैंने एक सफाई वाली टीम बुलाई और घर के कोने कोने को ऐसा चमकाया कि शीशा भी शर्मा जाए। आखिर में तसल्ली के लिए मैंने फोटो और वीडियो भी खींच लिए, क्योंकि भाई आजकल के जमाने में सबूत ही सब कुछ है। ये सब तामझाम करते करते दोपहर हो गई। पास के ही एक रेस्टोरेंट में मैंने जमकर पेट पूजा की और फिर अपनी गाड़ी भगाते हुए शिन्यू वाफू की तरफ निकल पड़ा। अब दोपहर में मैडम लू वान्यून से जो मिलना था, अब बंदा मीटिंग पर जा रहा है तो नहाना तो बनता है ना। शरीर से वो धूल मिट्टी वाली मजदूरों वाली खुशबू हटानी भी जरूरी थी ताकि सामने वाले को मेरी मेहनत की बदबू ना आए। 1:30 बजते ही मैं अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ा। लू वान्यून ने जिस वेस्ट रीजन कैफे का नाम लिया था वो लू ग्रुप की बड़ी सी बिल्डिंग के पास ही था। मैं वहां वक्त से आधा घंटा पहले ही पहुंच गया। अब मैं कोई इतना शरीफ बच्चा तो हूँ नहीं जो अंदर जाकर चुपचाप इंतजार करे, तो सोचा क्यों ना बाहर थोड़ा टहल लिया जाए। असल में मेरे दिमाग में वो 5 मिलियन पड़े थे और मैं बस ये देख रहा था कि कहीं कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ मैं इन पैसों को स्वाहा कर सकूं। खैर, ठीक 2:50 पर मैंने कैफे में कदम रखा और ठीक उसी पल हमारी मोहतरमा लू वान्यून की भी एंट्री हुई। हम दोनों गेट पर ही टकरा गए। भाई, कल की नीलामी वाली वो कड़क लेडी और आज की इस लू वान्यून में जमीन आसमान का फर्क था। मैंने बड़े टशन में कहा, गुड आफ्टरनून मिस लू। उन्होंने भी मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैंने भी एक किलर स्माइल दी और हम खिड़की के पास वाली एक बढ़िया सीट पर जाकर जम गए। वहाँ के वेटर तो पहले से ही टक्की लगाए बैठे थे कि कब ऑर्डर मिले। एक वेटर तुरंत लपक कर हमारे पास आया और पूछा कि हम क्या लेना चाहेंगे। मैंने मेन्यू पर एक सरसरी नजर डाली और एक ब्लैक कॉफी और एक कैप्चिनो का ऑर्डर चिपका दिया। वेटर ने कहा, ठीक है सर, अभी लाता हूँ। वेट्रेस ऑर्डर लेकर चली गई
और मैंने अपने बैग से उस किराए के कमरे की चाबियां निकाली और लू वान्यून के सामने रख दी। मैंने कहा, ये लो चाबियां, सामान सारा खाली कर दिया है और कमरा ऐसा चमका दिया है जैसे शीशा। ये देखो साफ सफाई के वीडियो और फोटो, कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब चलो वो लीज खत्म करने वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। मेरे इस बुलेट की रफ्तार वाले काम करने के तरीके को देखकर मैडम तो जैसे हक्की बक्की रह गई। उन्हें लगा होगा कि मैं पहले बैठकर थोड़ी मीठी मीठी बातें करूंगा, हालचाल पूछूंगा और फिर काम पर आऊंगा। पर उन्हें मेरा ये बिना फालतू बकवास वाला अंदाज काफी पसंद आया, क्योंकि उन्हें खुद भी ढीले ढाले और टाइम पास करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो बोली, कोई बात नहीं सुशाओ, तुमने सब बहुत सलीके से साफ किया है, ये लो कॉन्ट्रैक्ट, एक बार चेक कर लो। उन्होंने अपने बैग से 2 पेपर निकाले और एक मुझे थमा दिया। अब सच बताऊं तो मुझे ये कानूनी कागजात उतने ही समझ आते हैं जितना किसी को डॉक्टर की हैंडराइटिंग। लेकिन भाई के पास सिस्टम है ना बॉस। जब मेरे सिस्टम ने हरी झंडी दिखा दी कि कॉन्ट्रैक्ट एकदम चकाचक है और इसमें कोई झोल नहीं है, तब मैंने बिना देर किए अपना ऑटोग्राफ चिपका दिया। लू वान्यू ने भी साइन कर दिए। वैसे घर की असली मालिक तो फांग सुई थी, ये मैडम तो बस उनकी जगह प्रॉक्सी देने आई थी। जैसे ही साइन हुए, वेटर हमारी कॉफी लेकर आ गया। वेटर के जाते ही मैंने सीधे मुद्दे की बात छेड़ी और पूछा, हाँ तो लू मिस, अब बताइए कि आपको मुझसे क्या काम था। वो बोली, सुशाओ तुम जानते ही हो कि कल के ऑक्शन में मैं और ओली शिंगमिंग उस शीजियांग वाली जमीन के पीछे हाथ धोकर पड़े थे, पर तुमने तो बीच में विलेन की तरह एंट्री मार के पूरा खेल ही पलट दिया और जमीन हथिया ली। मुझे लगता है कि तुमने कल बस जोश जोश में वो जमीन खरीद ली है और शायद तुम्हारे पास उसे डेवलप करने का अभी कोई अता पता नहीं होगा। मेरे पास एक धांसू प्लान है, क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड हो? ये कहते ही लू वान्यून ने फिर से अपने बैग के अंदर हाथ डाला। मैडम ने पूरी तैयारी के साथ एक फाइल निकाली। मैंने लू वान्यून के थमाए हुए प्रोजेक्ट प्लान को खोलकर देखा तो पता चला कि ये भाई साहब किसी हॉट स्प्रिंग रिसोर्ट यानी गर्म पानी के झरनों वाला रिसोर्ट बनाने की तैयारी में है। कल जिस जमीन पर मैंने अपना झंडा गाड़ा था वो इस पूरे नक्शे में बिल्कुल वैसी फिट हो रही थी जैसे बिरयानी में लेग पीस। मतलब मेरी उस जमीन के बिना इनका ये आलीशान गोल घेरे वाला आलीशान रिसोर्ट अधूरा ही रह जाता। लोकेशन तो भाई एकदम कड़क थी, पर मेरा छोटा सा दिमाग ये नहीं समझ पा रहा था कि लू खानदान जैसा इतना बड़ा ग्रुप, जो खुद को शहर का सबसे बड़ा खिलाड़ी समझता है, वो प्रोजेक्ट की जमीन का एक टुकड़ा कैसे भूल गया। क्या इनके पास ढंग का वकील नहीं था या इनका आर्किटेक्ट नशे में था? वैसे लू वान्यून मन ही मन मुझे गालियां दे रही होगी। बेचारी ने सोचा था कि नीलामी तो बस दुनिया को दिखाने के लिए है ताकि प्रोजेक्ट की थोड़ी फ्री में पब्लिसिटी हो जाए। उसे लगा था कि लू खानदान के नाम सबकी हवा निकल जाएगी और कोई बीच में नहीं बोलेगा। पर उसे क्या पता था कि मार्केट में मुझ जैसा एक टाइगर घूम रहा है जिसने बीच में घुसकर उनका पूरा रायता फैला दिया। अब उसकी बातों से साफ साफ खुशबू आ रही थी। 30% ताने, 30% दांत पीसने वाला गुस्सा और 40% अब क्या ही कर सकते हैं वाली लाचारी। मैंने भी अपनी नाक खुजलाई, आखिर थोड़ा शरीफ दिखने की एक्टिंग तो बनती है ना बॉस। मैंने कहा कि देखो यार, मैंने इतना गहराई से नहीं सोचा था, पर चलो अगली बार जब नीलामी होगी तो मैं तुम्हारे बीच में टांग नहीं अड़ाऊंगा। अब भाई अगली बार का तो मुझे भी नहीं पता, बस बोल दिया उसे थोड़ा ठंडा करने के लिए। पर मैडम तो बिजनेस मोड में थी, उन्होंने बात को वापस पटरी पर लाते हुए शीजियांग हॉट स्प्रिंग रिसोर्ट की रट लगाई। मैंने साफ कह दिया कि देखो भाई, पार्टनरशिप में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस ये बता दो कि मुझे करना क्या है। जमीन तो मैंने बस ऐसे ही ले ली थी, अगर तुम नहीं आती तो शायद मैं इसे किसी और को महंगे में चिपका देता, पर तुम्हारे साथ धंधा करने में फायदा लग रहा है। मुझे बस इतना चाहिए कि मैं आराम से घर पर लेटे लेटे नोट छापूं और मेरा बैंक बैलेंस रॉकेट की तरह ऊपर जाए। उसने तुरंत एक और फाइल आगे कर दी। भाई साहब, ये बंदी तो मुझसे भी ज्यादा तेज निकली। मैंने प्रोजेक्ट की फाइल साइड में रखी और नया कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लिया, और मानना पड़ेगा। तो भाई देखो, लू वान्यून 25 की उम्र में ही लू ग्रुप की प्रेसिडेंट बनकर बैठी है, तो उसकी काबिलियत पर शक करना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। मैडम में दिमाग तो कूट कूट कर भरा है, लेकिन जैसे ही मैंने फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की फाइल पर नजर डाली, मेरा माथा ठनक गया। भाई इसमें तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। मेरी जमीन पूरे प्रोजेक्ट का 10% हिस्सा है, लेकिन ये लोग मुझे मोने सिर्फ 5% की मूंगफली थमा रहे हैं। ऊपर से जमीन के डेवलपमेंट का सारा कंट्रोल भी इन लोगों ने अपने पास रखा है। मतलब मेरी जमीन और हुकूमत इनकी। भाई ये तो सरासर नाइंसाफी है। सच कहूं तो मुझे लग रहा है कि लू वान्यून मुझे कोई भोला भाला बकरा समझ रही है जिसे हलाल करना बहुत आसान है। मैंने साफ कह दिया, देखो मैडम, मुझे ये डेवलपमेंट का तामझाम समझ नहीं आता। कहीं तुम लोग मुझे चूना लगा दो और मुझे पता भी ना चले। उससे अच्छा ये है कि मैं अपनी जमीन तुम्हें किराए पर दे देता हूँ, तुम अपना रिजॉर्ट बनाओ, जो करना है करो। बस हर 3 महीने में चुपचाप मेरे बैंक अकाउंट में किराया ट्रांसफर कर देना। मुझे यकीन है कि इतने बड़े लू ग्रुप की हालत इतनी भी खस्ता नहीं होगी कि वो थोड़ा सा किराया न दे सके। अब इतनी भी गरीबी नहीं आई होगी, है ना। देखो भाई, पार्टनरशिप सुनने में तो कूल लगती है, लेकिन जब तक रिजॉर्ट से नोट नहीं बरसेंगे तब तक मैं क्या अपनी उंगलियां चबाऊंगा। किराया तो भाई एग्रीमेंट साइन होते ही पक्का है, पैसा कम हो या ज्यादा, मुझे बस एक फिक्स इनकम चाहिए। मेरी ये बात सुनकर तो लू वान्यून के फ्यूज ही उड़ गए। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई ऐसा ऑफर देगा। अक्सर जो लोग इनके साथ हाथ मिलाते हैं उनके पास खुद का प्रोजेक्ट चलाने के पैसे नहीं होते, इसलिए वो पार्टनरशिप के लिए गिड़गिड़ाते हैं। उसने कहा, सुशाओ तुम्हारा ये आइडिया तो काफी नया और अजीब है, लेकिन मैं अकेली ये फैसला नहीं ले सकती। मुझे कंपनी के बाकी बोर्ड मेंबर्स के साथ इस पर चर्चा करनी होगी, उसके बाद ही मैं तुम्हें कोई जवाब दे पाऊंगी। अरे भाई, मुझे कोई जल्दी नहीं है और नहीं मेरे पास पैसों की कोई कमी है। ये प्रोजेक्ट कब शुरू होता है और कब नहीं, इससे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, लू कंपनी वालों के लिए तो टाइम ही पैसा है। मैडम लू वान्यून ने अपनी ब्लैक कॉफी का आखिरी घूंट भरा और मुझे टाटा बाय बाय बोल दिया। अब भाई, इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन है, उसका एक एक सेकंड करोड़ों का है। मेरे जैसे वेले इंसान के साथ इतनी देर बैठकर कॉफी पीना ही उसके लिए बड़ी बात थी। शुक्र है जाते जाते वो बिल भरना नहीं भूली, वरना मुझे अपनी किडनी गिरवी रखनी पड़ती। मैंने बड़े आराम से अपनी कैपुचिनो खत्म की और टशन में कैफे से बाहर निकला। टहलते हुए मुझे वहाँ एक बड़ी जबरदस्त पुरानी स्टाइल वाली मर्दों के कपड़ों की दुकान दिखी। दुकान की मालकिन जियांग याकिन नाम की एक आंटी थी,
जिन्होंने खुद को कुछ ज्यादा ही मेंटेन कर रखा था। उन्होंने एक फिटिंग वाली ड्रेस पहनी थी और चेहरे पर इतना मेकअप था कि पूछो मत। अगर वो खुद नहीं बताती कि उनकी उम्र 50 पार है तो कसम से मुझे तो लगा था कि वो अभी सिर्फ 30 साल की कोई जवान हसीना है। वैसे भी मुझे इन विंटेज कपड़ों से कुछ ज्यादा ही लगाव है, इसलिए मैं सीधा वहां पहुंच गया। पर टाइम कम था तो मैंने ज्यादा शॉपिंग नहीं की और जियांग याकिन से 2-4 बातें करके वहां से निकल लिया। मैं अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था और जैसे ही चाबी निकाल कर दरवाजा खोलने वाला था तभी पीछे से किसी ने मेरा नाम चिल्लाया, सुनियन भाई। मैंने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि अपना पुराना सिरदर्द शु शिनियन खड़ा था। आते ही उसका ज्ञान शुरू हो गया। ओए तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे पता भी है ये कौन सी जगह है? ये लू ग्रुप का इलाका है भाई। यहाँ तेरे जैसे लोगों का कोई काम नहीं है। यहाँ सिर्फ वो लोग दिखते हैं जो दिन रात काम में घिस रहे होते हैं। अब मैं उसे ये तो नहीं बता सकता था कि भाई मैं अभी अभी इसी कंपनी की असली मालकिन के साथ डेट जैसी कॉफी पीकर आ रहा हूँ। शु शिनियन के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर साफ लग रहा था कि वो मुझे कुछ ज्यादा ही नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। लोग तो यही समझेंगे कि मैं सिर्फ लंबी लंबी फेंक रहा हूँ। खैर, कल अपना ये चमन चूना यानी कि चियान अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहा है और परसों दादाजी का 80वां जन्मदिन है। मेरी प्यारी दीदी ने आकर फरमान सुना दिया कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सा सूट वूट सिलवा देती हूँ ताकि तुम पार्टी में शिरकत कर सको। मैंने भी साफ मना कर दिया, भाई मुझे खुद चलकर बेइज्जती करवाने का कोई शौक नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि ये लोग क्या खिचड़ी पका रहे हैं। दादाजी की पार्टी में ये मुझे अपना गोद लिया हुआ बेटा घोषित करने वाले हैं ताकि इनकी इज्जत भी बच जाए और मेरा पत्ता भी कट जाए। मतलब हद है यार, मानहुआ के राइटर भी क्या क्या लॉजिक लगाते हैं। ये लोग खुद को क्या समझते हैं, चमचमाता हुआ नोट? अगर मेरे पास ये सिस्टम और अंधा पैसा नहीं भी होता तब भी मुझे इस शू फैमिली के नाम की रत्ती भर भी परवाह नहीं होती। अब दीदी का इमोशनल अत्याचार शुरू हो गया कि तुम मम्मी पापा के सगे बेटे हो, तुम्हें तो आना ही पड़ेगा। मैंने भी सोचा चलो आज इनका मीटर ही डाउन कर देता हूँ। मैंने पूछा, जब से तुम लोगों ने मुझे ढूंढा है क्या एक धेला भी दिया है? कभी गलती से भी पूछा कि मैं जी रहा हूँ या बस कट रहा है? उस लाडले चियान की महीने की पॉकेट मनी कितनी है और मुझे अब तक क्या मिला? उसे हर साल जन्मदिन पर क्या क्या महंगे गिफ्ट मिलते हैं और मुझे क्या मिला? ये सब असल में मेरा हक था और मैं उससे कुछ वापस नहीं मांग रहा। यही मेरी शराफत है। अगर खून का रिश्ता है बॉस तो तराजू के दोनों पल्ले बराबर होने चाहिए ना। सुना है उस लाडले को महीने का 10 लाख मिलता है। मैं अभी 21 साल का हूँ, यानी पूरे 252 महीने। हिसाब लगाओ तो टोटल 25 करोड़ 20 लाख बनते हैं। तो मेरी सगी दीदी और प्यारे मम्मी पापा क्या अब मेरा ये पिछला बकाया क्लियर करने का कष्ट करेंगे? मैंने ये जो पूरा हिसाब किताब समझाया है। लेकिन भाई इतना सारा कैश एकदम से निकालना इन रईसों के लिए भी टेढ़ी खीर है। आखिर सारा माल तो कंपनी के बैंक अकाउंट्स में लॉक है, इनके खुद के पर्सनल अकाउंट में तो बस चिल्लर ही पड़े हैं। अब हर कोई मेरी तरह लकी थोड़ी है जिसके पीछे एक पत्थर दिल वाला सिस्टम बैठा हो जो बस अंधा पैसा बरसाता रहता है। खैर, मैंने इन लोगों को 100 बार समझा दिया है कि मुझे उस घटिया सु परिवार में वापस नहीं जाना। अगली बार अगर रास्ते में टकरा भी जाओ तो ऐसे मुंह फेर लेना जैसे हम एक दूसरे के लिए अनजान हैं। और भाई ये जो नमक हराम और एहसान फरामोश वाला ड्रामा करते हो ना, वो बंद करो। तुमने मुझे पाला पोसा कब था जो अब मुफ्त की रोटियां तोड़ने का ताना दे रहे हो? मैं सुसिंग यान को वहीं धूल चटाते हुए अपनी शानदार पॉर्स काइन की फ्रंट सीट पर जा बैठा और एक्सेलरेटर दबाते ही हवा से बातें करने लगा। मेरे पीछे पीछे मेरी बाउंसरों वाली गाड़ियां भी बिल्कुल ऐसे चिपक कर चल रही थी जैसे फेविकोल का जोड़ हो। सु सिंह यान तो वहीं खड़ा अपना सिर खुजला रहा था कि इस कल के भिखारी के पास पॉर्श खरीदने का पैसा कहाँ से आ गया। पर अभी उसका दिमाग और चकराने वाला था क्योंकि तभी उसके फोन की घंटी बजी और सूची यान की वो चिड़चिड़ी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। बेचारा सिंह यान, पहली बार उसे अपनी लाडली बहन की आवाज सुनकर ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे किसी ने कान में गर्म तेल डाल दिया हो। अब वहाँ क्या महाभारत चल रही है? उससे मुझे क्या, मेरा तो मेन गोल है पैसा उड़ाना। तो मैं अपनी चमचमाती गाड़ी लेकर पहुंच गया शहर की उस मशहूर पुरानी गली में जहां एंटीक चीजें मिलती हैं। अब ये पुरानी चीजें आगे जाकर करोड़ों की होंगी या कबाड़ बनेंगी, मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरा पहला मकसद तो बस इस बेहिसाब पैसे को ठिकाने लगाना है। मैंने पार्किंग में गाड़ी लगाई और अपने 16 बॉडीगार्ड्स की फौज लेकर जब गली में कदम रखा तो माहौल एकदम भौकाल वाला हो गया। सड़क किनारे बैठे छोटे दुकानदार ग्राहकों को फंसाने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे थे, पर मेरी नजरें तो बड़ी दुकान पर थीं। काफी देर तक यहाँ वहाँ भटकने और दुकानों की कुंडली खंगालने के बाद मेरी नजर पड़ी जू बाऊ झाईसाम की दुकान पर। नाम सुनकर ही लगा कि यहाँ किस्मत चमकने वाली है। दुकान के अंदर सन्नाटा पसरा था और काउंटर पर एक बूढ़े दादाजी बड़े प्यार से अपनी किसी पुरानी चीज को ऐसे चमका रहे थे जैसे वो उनका इकलौता वारिस हो। मुझे अंदर आता देख उन्होंने भाव तक नहीं दिया, जैसे मैं कोई अदृश्य आत्मा हूँ। पर दुकान का ठाट बाट देखकर लगा कि यहाँ माल असली मिलेगा। मैंने भी बिना टाइम वेस्ट के सीधा मुद्दे की बात की। ओ दादाजी, मुझे एक कड़क वाला जीसा टी शर्ट चाहिए। मेरे हुआफू नंबर 1 वाले विला के टी रूम के लिए एकदम फिट बैठना चाहिए। अफसोस मेरे पास कोई चाय का सेट नहीं था क्योंकि मैं वैसे भी चाय वाय ज्यादा पीता नहीं हूँ और कभी जरूरत भी नहीं पड़ी। पर आज के इस पैसे उड़ाने वाले टास्क ने मुझे याद दिला दिया कि मेरे चाय के कमरे में बर्तनों का अकाल पड़ा है, इसलिए मैं यहाँ चला आया। मेरी बात सुनकर वो बूढ़े बाबा जो अपनी दुकान चमकाने में लगे थे, उन्होंने काम रोका और बड़े प्यार से सामान काउंटर पर रख दिया। बोले, बेटा चाय के बारे में कुछ जानते भी हो या बस मुंह उठा के आ गए? बाबा थोड़े ठंडे मिजाज के थे पर फिर भी जवाब सीधे दे रहे थे। मैंने साफ कह दिया, देखो बाबा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे चाय की रत्ती भर समझनी है। बस मेरे चाय वाले कमरे में एक सेट की कमी है और मेरे पास इतना पैसा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ फेंकू। मुझे बस खर्चा करना है, चाय से मेरा क्या लेना देना। बाबा कहने लगे, जब कुछ पता ही नहीं तो ये कीमती पर्पल क्ले वाले बर्तन लेकर क्या करोगे? बाहर से कोई भी सस्ता मॉडर्न सिरेमिक सेट ले लो। मैंने तुरंत अपनी सतर्क वाली आंखें निकाली क्योंकि मुझे लगा कि कहीं ये खूसट बुड्ढा मेरा काट तो नहीं रहा। पर वो बोले, शांत हो जाओ लड़के, मैं तुम्हें कोई मौत का खेल खेलने के लिए नहीं कह रहा। बस यहाँ बैठो और देखो मैं चाय कैसे बनाता हूँ। अगर तुमने एक अच्छी चाय की प्याली बना ली तो समझो टेस्ट पास। वो मुझे दुकान के अंदर ले गए जहाँ एक मस्त टिश्यू वाला टीपेट रखा था। भाई उसे देखते ही मेरा दिल आ गया, इतना क्यूट था कि क्या बताऊँ। मैंने बाबा से कह दिया कि अगर मैं टेस्ट पास कर गया
तो टी सेट के साथ साथ मुझे ये खिलौना भी चाहिए। अब जब सब ले ही रहा हूँ तो खाली समय में चाय बनाना भी सीख ही लूंगा और इन बर्तनों की देखभाल भी करूंगा। बाबा बोले ठीक है, मेरे पास एक छोटी सोने की पिग्गी भी है, अगर तुम टेस्ट पास कर गए तो वो मैं तुम्हें तोहफे में दूंगा। कहा डन है बाबा, बात पक्की। और बस अगले ही पल